हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। ओके। सो भाई साहब, 400 लोग जुड़े हुए हैं आज के रिवीजन के लिए। एंड मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास लफ्ज नहीं है। ओ भाई, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है ये बताने के लिए कि मैं कितना खुश हूं।
मतलब इतनी खुशी कि लोग कमेंट करते हुए नहीं थक रहे हैं वहां पे, मां कसम। आई कैन सी द लाइव स्ट्रीम, आई एम वेरी हैप्पी गाइज, वेरी हैप्पी। एंड मुझे देख के बहुत 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 अच्छा लग रहा है कि आप सब इतना प्यार मुझे दे रहे हो। मीन्स बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, अरे इतने कमेंट्स। ओके, सो हियर वी आर फॉर द मैराथन। बट उसके पहले मैं जरा एक दो चीजें मेरे तरफ से बोल दूं, जो मुझे कई दिनों से आपसे बोलनी थी बट मैं शायद बोल नहीं पाया, और मैं चाहता था कि मैं इसको आपको जब लाइव स्ट्रीम में आऊं तभी बोलूं तो इसको हम काफी अच्छे से पोर्ट्रे कर पाए। ठीक है, सो एवरीबडी, दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे विद द कैमरामैन दर्शन खरे। और आज हम हैं सीए फाउंडेशन लॉ के मैराथन लेक्चर के ऊपर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मैंने टीचिंग जब शुरू किया था 9 years बैक, तो मैंने सीए फाइनल से टीच करना शुरू किया था। फ्रॉम लास्ट 5 years मैं सीए इंटर को पढ़ा रहा हूं। मतलब फाइनल के लिए 9 years हो चुके हैं, इंटर के लिए 5 साल हो चुके हैं, और फाउंडेशन आइकन से मैं 2 साल से ही पढ़ा रहा हूं। बट जिस तरीके का प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है इन फाउंडेशन, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस। मतलब फ्रैंकली आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस। मतलब इतनी खुशी देख देख के कमेंट, आंखों में आंसू आ रहे हैं मेरे ना, सच ऑन सीरियस नोट। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बार के हमारे फाउंडेशन के फ्री लेक्चर्स इतने हिट होंगे और नियरली 500 लोग मेरे फर्स्ट फाउंडेशन के लाइव स्ट्रीम के ऊपर जुड़ेंगे। ऑब्वियसली ये सब आपका प्यार है, मेहनत मैंने भी की है पर मेहनत आप भी कर रहे हो। और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। तो एक मेरा हाथ, एक आपका हाथ, सो विल क्लैप फॉर हम सब के लिए, ठीक है, कि हमने इस चीज को कंप्लीट किया। ऑब्वियसली ये पूरे जर्नी के अंदर कुछ मुझसे कमियां रही है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। 2 कमियां मैं अपफ्रंट बोल दूं। एक सेल ऑफ गुजरात का कोई एक लेक्चर पेंडिंग है, आई नो दिस, वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी। मैं कहाँ मुंह छुपाऊं, बट आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस बिकॉज माई शेड्यूल वॉज टोटली फैक्ट इन फाइनल एंड इंटर लेक्चर्स। बट श्योरली अभी आपका एग्जाम भी डिले हुआ है, तो हम जैसे ही ये मैराथन हो जाता है अगले 1-2 दिन के अंदर वो लेक्चर भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, रही बात ओपीसी वगैरह का कोई लेक्चर बाकी है तो उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास समय है तो मैं फाउंडेशन के लिए काफी अच्छे से समय दे सकता हूं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, काफी सारे लोग प्यार बरसा रहे हैं। ठीक है, सो आई होप सो कि अभी तक के आपने मेरे जो फाउंडेशन के लेक्चर्स देखे आपको उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे पढ़ाने में आया। मैंने वो लेक्चर्स नियरली 30-35 लोगों के बीच में रिकॉर्ड किए थे, ज्यादा आई गेस 40 लोगों के बीच में रिकॉर्ड किए थे, और मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। फाइनल का मेरा एक्सपीरियंस है 9 साल का, इंटर का एक्सपीरियंस है 5 साल का, तो पूरा एक्सपीरियंस मैंने फाउंडेशन पे यूज करने की कोशिश की। और फाउंडेशन मैंने कभी भी मॉनेटरी बेनिफिट्स के साथ शुरू नहीं किया था, मैंने फाउंडेशन इस फोकस के साथ शुरू किया था कि मुझे सिर्फ पढ़ाना है, मुझे फाउंडेशन से मजे करने हैं, कि भाई मजे करते करते पढ़ाना है और मजे करते करते ही बच्चों को समझना चाहिए। एंड आई होप सो कि उस टारगेट को मैं अचीव किया हूं। ठीक है, बहुत सारे लोग लाइव कमेंट कर रहे हैं, मैं अब सबके नाम नहीं पढ़ सकता बिकॉज आई एम वेरी सॉरी, मैं सबके नाम नहीं पढ़ सकता, बट जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, हेलो एवरीवन। जो नहीं कर रहे उनको भी हेलो, क्योंकि 650 के आसपास लोग ऑन लाइव स्ट्रीम हैं और सबको पर्सनली रिप्लाई करना मेरे तरफ से काफी मुश्किल जाएगा, मैं इंसान हूं आपको पता ही है। बट श्योरली मैं आप सबसे आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप सभी से, कि आप जो मेरे अप्रिसिएशन के लिए कमेंट्स डाल रहे हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूं। बट हमें आज का समय ये सेव करना है और हमें हमारे मैराथन के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, ये अप्रिसिएशन आप जो दे रहे हो, हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड फ्रॉम माई साइड, बट अभी हमको इसका समय सेव करना जरूरी है बच्चों। सो मैं सबसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी आप जो कमेंट्स कर रहे हो, मतलब मैं देख के बहुत खुश हो रहा हूं, पर अभी आप जो कमेंट्स कर रहे हो उसको प्लीज थोड़ा सा स्टॉप कीजिएगा। ठीक है, लाइव चैट में आप जो कमेंट्स कर रहे हो प्लीज उसको स्टॉप कीजिएगा, मेरी हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है। और आप समझदार लोग हो, आप इमीडिएटली समझ जाओगे। सो क्योंकि हमें मैराथन लेक्चर कंडक्ट करना है, अब यहाँ पे प्लीज आप वही कमेंट्स डालिएगा जो आपको एज अ क्वेरी करके लगते हैं ड्यूरिंग माई टीचिंग। ठीक है, मैं एक कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में मैं 1-8 मिनट का ब्रेक लूंगा, उसके अंदर मुझे कोई क्वेरी दिखती है तो मैं उसको वही सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। और मेरे तरफ से आप सबको रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप थोड़ा सा इसको कमेंट्स करने को थोड़ा सा स्टॉप कीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स वेट। ठीक है, एवरीबॉडी प्लीज स्टॉप कमेंटिंग। अभी हम मैराथन शुरू करेंगे एंड विल सी दिस कि मैराथन के अंदर आप अगर कोई कमेंट करते हो इंपॉर्टेंट वाला तो मिस आउट ना हो और उसके क्वेरीज भी मैं आपके सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, सो प्लीज स्टॉप एवरीबॉडी, आई विल रिक्वेस्ट यू।
ओके, वेरी गुड, स्लो हो गया है, वेरी गुड, इसको स्टॉप कर दीजिए। नाउ हम बिना समय जाया किए, मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह तो चलता रहेगा, 2 मिनट में मैंने जो बोलना था बोल दिया, बट हमारा एग्जाम अभी पोस्टपोन हो गया है, सॉरी 19 तारीख को हमारा एग्जाम है अभी फाउंडेशन का, कल ही नोटिफिकेशन आया था। जिन लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं देखा, फाउंडेशन का एग्जाम 19 नवंबर से शुरू होने वाला है, नियरली 24 नवंबर तक के, तो अभी भी आपके पास में टेंटेटिवली 1.5 महीने के आसपास का समय बाकी है। सो वी आर नॉट वेस्टिंग दिस टाइम, हम स्ट्रेट अवे अभी कॉन्ट्रैक्ट टैक्स से शुरू करने वाले हैं। हर एक चैप्टर के लिए एक सेपरेट लाइव स्ट्रीम हम क्रिएट करेंगे। आपका स्टेमिना कब तक है और मेरा टीचिंग का स्टेमिना कब तक है, तब तक आज का मैराथन लेक्चर चलेगा। ये अगर आज कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया तो कल शायद मैं वापस से बचे हुए चैप्टर्स के लिए मैराथन लेने की कोशिश करूंगा, नहीं कल तो अगले 2-4 दिन में या 5-10 दिन में मैं मैराथन लेक्चर लेने की कोशिश करूंगा। सो आई होप सो आप सबको ये समझ में आ रहा है। नियरली 700 लोग ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम के ऊपर हैं। सो मैं स्टार्ट करता हूं हमारे फाउंडेशन के मैराथन के साथ, ठीक है। आपके लिए एक शेर अर्ज किया है, मैं एक शेर सोच के रखा है आपके लिए, जरा शेर के साथ शुरू करेंगे, ठीक है, जंगल वाला नहीं, सुनाने वाला। बोलो इरशाद, ठीक है, बोलो इरशाद, लेट्स गो। सो वो आए हमारे दर पे, वो 700 लोग आए हमारे दर पे, भले ही वर्चुअल मोड में क्यों ना हो, पर वो आए हमारे दर पे और शराफत खुशी से बदनाम हो गई। वो आए हमारे दर पे और शराफत खुशी से बदनाम हो गई, पड़ी नजर जो कमेंट्स पे जिंदगी नीलाम हो गई। वाह 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 वाह, मतलब आप तो नहीं हो, मैं ही कर लू वाह वाह। बिना स्टूडेंट के भी स्टूडियो रिकॉर्डिंग में मैं काफी माहिर हो चुका हूं। सो चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन के मैराथन के साथ में। वी आर स्टार्टिंग विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बिना किसी समय को जाया किए, बिना किसी बकलोली के आइए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के साथ। हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर्स है पहले मैं बोल दूं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उसके बाद में कंपनीज एक्ट का कुछ बेसिक पोर्शन आपको एप्लीकेबल है जो है 2013 वाला, और फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को हम देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज, आज का मैराथन लेक्चर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ले भी रहा हूं, पर आप यहां से उठ के जब सीए इंटर पे आओ तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई आपको लॉ के बेसिक्स ही ना पता हो। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ कि मैं आपको थोड़े से बेसिक क्लियर करवा दूं। जो लोग फर्स्ट टाइम ये मैराथन देख रहे हैं उनको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है, तो उस दिक्कत को कम करने के लिए, और जिनका ऑलरेडी मेरी तरफ से लॉ प्रिपरेशन हो चुका है उनकी तकलीफ को कम करने के लिए मैं थोड़े से बेसिक्स के साथ में शुरू करना चाहूंगा। ये बेसिक अगर आप एक बार समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका अगला मैराथन जो है वो काफी यू कैन से वेरी स्मूथली जाएगा, और जितना स्मूथली ये कंटेंट जाएगा उतना मेरे लिए अच्छा है, बिकॉज इट इज, उतना मेरे लिए नहीं उतना आपके लिए भी अच्छा है, बिकॉज दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ लॉ। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूं वेरी बेसिक्स ऑफ लॉ से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चों कॉन्ट्रैक्ट के भी पहले कैटेगरीज ऑफ लॉ से। नाउ आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज कमेंट करना स्टॉप कीजिएगा लाइव चैट में, बहुत सारे अदर बच्चों को भी डिस्टर्ब हो सकता है, सो प्लीज स्टॉप इट। अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो पोस्ट के यहां पे छोड़ कर दीजिएगा, मैं ये जब चार्ट पढ़ा के खत्म करूंगा तो मैं आपकी क्वेरी को भी एंटरटेन करूंगा। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज डू दैट। रेडी, लेट्स गो। सो कैटेगरीज ऑफ लॉ, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल नंबर 444 के अंदर यह बोला है कि इंडिया में कोई भी लॉ आप क्रिएट कर सकते हो। आर्टिकल नंबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 444 है, 444 आर्टिकल्स है, उसमें से 245 में यह बोला है कि पार्लियामेंट इंडिया में कोई भी लॉ क्रिएट कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट के कौन से टाइप के लॉज क्रिएट कर सकता है इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो इसके लिए यहां पे हमें दिया गया है आर्टिकल नंबर 246, जिसके अंदर स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ लॉ बोले गए हैं, स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ लॉ कि इंडिया में कौन से कैटेगरीज के लॉ बनाए जा सकते हैं। अब आर्टिकल नंबर 246 को अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल के साथ पढ़ो, मतलब ये मुझे काफी अजीब लगता है कि बच्चा फाउंडेशन पास करके आता है, सीए इंटर पे आ जाता है और उसको ये तक नहीं पता होता कि भैया लॉ कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में पास होता है। आप देखो, आप प्रोफेशनल बनने वाले हो, आप कंसल्टेंट बनने वाले हो, अगर आपको यही बेसिक चीजें नहीं पता ना बच्चों, तो आपकी लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक जाएगी। इट इज वेरी सिंपल। जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग है वो बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है। एक मई 2007 का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। देयर इज रैंक 1 होल्डर, हिज नेम वाज दीक्षित। मई 2007 के अटेम्प्ट का एग्जांपल है, आपने सोचना इसको थोड़ा, 1 मिनट के अंदर बोलूंगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज के मोटिवेशन के लिए। मई 2007 में ही वाज रैंक 1 होल्डर। आप गूगल पे सर्च करते हो दीक्षित करके, उसको 72 लाख रुपीस पर एनम के पैकेज से कंपनी ने उठाया था कैंपस प्लेसमेंट में। इंस्टीट्यूट, जब आप सीए बन जाओगे तो इंस्टीट्यूट कैंपस प्लेसमेंट लेता है इंटरव्यूज के लिए, जॉब के लिए। उसको 72 लाख रुपए, 72 लाख रुपीस पर एनम
मतलब 6 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से वो बंदे को उठाया था, लेकिन बंदे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जीरो था, आर्टिकलशिप नियरली डमी की होगी, नॉलेज कोई नहीं था। वो बंदे का दूसरे ही साल पैकेज रिड्यूस करके 5 लाख रुपीस कर दिया और बोला आपको काम करना है तो करो वरना छोड़ दीजिए। तो ये मेरे लिए मतलब हमें ऐसे सीए बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। जो भी रत्तू पोपट बनना चाहता है, रट्टू तोता बनना चाहता है, बिल्कुल भी प्लीज डोंट डू दिस। प्रैक्टिकली मैं प्रैक्टिकली सीए बना हूं, बहुत स्ट्रगल करके सीए बना हूं, वैसे आपने बनना चाहिए क्योंकि उसके बाद की आपकी लाइफ इजी होगी। अगर आप रट्टू तोते बनते हुए अगर सीए बनते हो ना तो ये बहुत मुश्किल लाइफ हो जाएगी आपके लिए। मतलब सीए तो बन जाओगे बट आफ्टर दैट व्हाट, अर्निंग ब्रेड बटर कहां से आएगा? सो ये चीज को आपने याद रखना। 245 ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। आपको हो सकता है इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा जाए लॉ कैसे बनता है, बिकॉज यू आर एट फाउंडेशन लेवल। ये तो कुछ फाइनल के बच्चों को भी नहीं पता होता। सो आर्टिकल नंबर 246 को अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल के साथ रीड कीजिएगा, शेड्यूल मतलब शेड्यूल्स में होते हैं फॉर्मेट्स, लिस्ट होती है शेड्यूल्स में, मतलब जो भी फॉर्मेट होते हैं, लिस्ट होते हैं, वो एक्ट के पीछे शेड्यूल्स में लिखते हैं। सो शेड्यूल 7 में 3 टाइप के लॉ बोले हैं कि जो पार्लियामेंट क्रिएट कर सकती है, 3 कैटेगरीज ऑफ लॉ बोले हैं। मैंने मेरे रेगुलर लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी इस चीज को बोला है, जैसे यूनियन लॉ विच इज कॉल्ड एज सेंट्रल लॉ, कॉन्करेंट लॉ विच इज कॉल्ड एज नॉर्मली सेंट्रल स्टेट मिक्स, एंड देयर इज अ स्टेट लॉ जो स्पेसिफिक स्टेट के लिए होता है। अब जैसे आपके सिलेबस का कंपनीज एक्ट ये सेंट्रल लॉ है, यूनियन लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये सेंट्रल लॉ है, यूनियन लॉ है, पार्टनरशिप एक्ट सेंट्रल लॉ है, यूनियन लॉ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेंट्रल लॉ यूनियन लॉ है, इनकम टैक्स सेंट्रल लॉ है, यूनियन लॉ है। कॉन्करेंट एक्ट मतलब कौन सा? जीएसटी। जीएसटी गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर, नालायक, गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर नहीं, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो तुम होटल में जाने के बाद खाना खाने के बाद जो बिल पे करते हो उसके लिए लॉ है। उसके अंदर 2 पार्ट आते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का इनकम टैक्स जीएसटी, और एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी। मतलब ये 2 लॉ 2 तरीके से लग रहा है, एक सेंटर में लग रहा है इंडिया में और एक स्टेट में लग रहा है। तो ये कॉन्करेंट हो गया, 2 तरफा लग रहा है, 2 धारी तलवार है। सेंटर के हिसाब से भी रूल्स आएंगे, स्टेट के हिसाब से भी आएंगे। अगर स्टेट इसके बाद में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 5% जीएसटी है होटल के ऊपर, आप होटल में खाना खाते हो, बिल में कभी देखना 2.5% सीजीएसटी 2.5% एसजीएसटी होता है, राइट? तो अगर कब जाके महाराष्ट्र स्टेट ने डिसाइड किया कि हमारा जीएसटी हमें बढ़ाना है, तो सेंटर का जीएसटी 2.5% रहेगा, हो सकता है स्टेट का जीएसटी 5% 7% हो जाए। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ये काफी रेयर कंडीशन है, बट स्टिल इट इज अ कॉन्करेंट लॉ बिकॉज सेंटर भी रूल बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बना सकता है। फिर आता है स्टेट लॉ। स्टेट लॉ मतलब जो स्पेसिफिक स्टेट के लिए, जैसे गुजरात में लिकर बैन है, लिकर पता है ना, लिकर, और महाराष्ट्र में गुटखा बैन है। गुजरात में लिकर बैन है, महाराष्ट्र में गुटखा, गुटखा पता है ना, गुटखा बोलो, जुबा केसरी, ठीक है, वो विमल दाने दाने में केसर का स्वाद, ठीक है। तो रिलेटिव जब घर पे आए तो केसर नहीं डालना खीर में, विमल ही डाल देना स्ट्रेट अवे, केसर का ही स्वाद आएगा स्ट्रेट अवे। सो गुटखा और लिकर, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग स्टेट में बैन है। अब क्या महाराष्ट्र में गुटखा बैन होने की वजह से पूरे इंडिया में बैन है? नहीं। विमल की ऐड तो धड़ाल चलती है टीवी पे, वो मानिक चंद धारीवाल, ऊंचे लोग ऊंची पसंद जिंदगी झंड, है ना, तो वो भी है। तो ये जो है गुटखा और लिकर, ये स्टेट लॉ है। महाराष्ट्र में गुटखा बैन होने की वजह से, गुजरात में लिकर बैन होने की वजह से पूरे इंडिया में बैन नहीं होता। ये 3 कैटेगरीज में लॉ बनते हैं। लकीली सीए फाउंडेशन के सिलेबस में सिर्फ यूनियन और सेंट्रल लॉज आते हैं। सर आपने ये नंबर कौन से लिखे हुए हैं? 97 इज अ एंट्री लिस्ट ऑफ यूनियन। यूनियन का एंट्री लिस्ट है, मतलब यूनियन लिस्ट में 97, अभी अपने पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको यूनियन लिस्ट ओपन करके दिखाता था, पर यूनियन लिस्ट में 97 ऐसे सब्जेक्ट्स दिए हैं जिसके ऊपर लॉ बनाया जा सकता है। जैसे कंपनीज एक्ट जो है वो एंट्री नंबर 43 44 में बनाया गया है। 43 44 नंबर का एक लाइन है जिसके अंदर सब्जेक्ट दिया है कि आप कंपनी से रिगार्डिंग कोई भी लॉ बना सकते हो, ठीक है। ये चीज को आपने याद रखना है। सो 97 एंट्रीज यूनियन लिस्ट में है, कॉन्करेंट लिस्ट में 47 और स्टेट लिस्ट में 66। ये चीज को आपने याद रखना। फिर आप मुझे पूछोगे सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग होता है क्या? यस बेटा, पूरे तरीके से अलग होता है। नरेंद्र मोदी वाली सरकार, मित्रों, नरेंद्र मोदी वाली सरकार जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दैट इज अ यूनियन गवर्नमेंट। वो जो लॉ बनाएगी उसे हम सेंट्रल लॉ बोलेंगे। और महाराष्ट्र में अभी आपने देखा होगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी सबको ही पता चल गया है, बिकॉज कांडी इतने कर रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सबको ज्ञात हो गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या है। 2 अभी इलेक्शन में भी कांड किए, अभी भी कांड किए। मतलब महाराष्ट्र स्टेट में जो मेजॉरिटी वोट लेके पार्टी बैठी है वो अपोजिशन में बैठी है और सब मिलीजुली सरकार क्रिएट करके बैठे हैं यहां पे। सो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जो है, दैट इज उद्धव ठाकरे वाली सरकार, वो स्टेट लॉ बनाती है। सो यूनियन लॉ कौन बनाएगा? नरेंद्र मोदी जी, वो वाली सरकार, ठीक है। और स्टेट लॉ महाराष्ट्र में कौन बनाएगा? उद्धव ठाकरे वाली सरकार। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को याद रखना। कॉन्करेंट लॉ
पहले सेंटर में बनेगा और फिर स्टेट में उसके अंदर अमेंडमेंट किए जाएंगे। मतलब नरेंद्र मोदी वाली सरकार बनाएगी, फिर उद्धव ठाकरे वाली सरकार उसको चेंज करेगी। अब आप अगर आप आपके स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप उसके हिसाब से इमेजिन कर लेना। ये चीज होने के बाद में लेकिन पास करने की सिर्फ दो ही प्रोसेस है, सेंट्रल लॉ और कॉन्करेंट लॉ। ये सेंट्रल प्रोसेस से ही पास होता है, स्टेट लॉ ये सिर्फ स्टेट प्रोसेस से पास होगा। अब हमारे सिलेबस में लॉ कौन कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, एलएलपी और कंपनीज एक्ट। क्लियर है? उसमें भी कंपनीज एक्ट का सिर्फ फाउंडेशन हमें एप्लीकेबल है और कॉन्ट्रैक्ट के नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट या सीए इंटर पे आएंगे। जैसे अगर आपने मेरे नोट्स डाउनलोड किए होंगे तो आपको दिखेगा उसके अंदर एजेंसी, बेलमेंट, प्लेज, गारंटी, श्योरिटी, इंडेमनिटी, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने देके रखे हैं। लेकिन आपके सीए इंटर लेवल के कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में आएंगे, वो आपको अभी देखने की जरूरत नहीं है, वो सीए इंटर के लिए बाद में आएंगे, वो अभी फाउंडेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। उसमें से भी मैं अगर आपको बोलूं तो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट जो है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये तीनों के तीनों हमको ब्रिटिशर्स ने गिफ्ट किए हैं। मतलब ब्रिटिश लोग इसको बना के चले गए थे और उन्होंने हमको ये लॉज गिफ्ट किए हैं, तो हमको उस हिसाब से समझना जरूरी है। तो ब्रिटिशर्स रिजिम में ये लॉ बनाए गए थे जो 1947 तक के हमने उसके बाद में एक्सेप्ट किए और 1950 से हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुरू किया। उसके बाद में हमने पेमेंट ऑफ बोनस, कंपनीज एक्ट, एलएलपी। तो कंपनीज एक्ट, एलएलपी ये हमने बनाए हुए हैं, लेकिन सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट ये ब्रिटिशर्स के दिए हुए लॉज है। इतना बेसिक तो भी बच्चों आपको पता होना चाहिए आपके सिलेबस के बारे में और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में कि किस तरीके से लॉ बनाया गया है। जिसको अगर ये नहीं पता तो वो इस चीज के फोटो खींच सकता है। अब मैं चाहूंगा किसी को अगर क्वेरी है तो प्लीज यहां पे पोस्ट कीजिएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। गो फॉर इट फास्ट बच्चों। ओके सबसे पहला किसी ने तो भी मेजर डाउट पूछा है कि सर लॉ में अगर थ्योरी क्वेश्चंस आए तो अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा बेटा। अगर आपका कंटेंट 100% क्लियर है, 100% अगर आपका कंटेंट क्लियर है तो आप खुद के लैंग्वेज में बिल्कुल आंसर लिख सकते हो। कंटेंट मायने रखता है, लैंग्वेज नहीं। और वैसे भी इंस्टीट्यूट फाउंडेशन, मतलब जो अभी सिर्फ 12th पास करके बच्चे आए हैं, उनसे इंस्टीट्यूट कभी लैंग्वेज एक्सपेक्ट नहीं करती लॉ वाली। मैं खुद 5 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे लैंग्वेज नहीं आता, तो आपसे तो मैं ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं करता। एग्जाम का किसी ने पूछा, एग्जाम का 80% पेपर केस स्टडी बेस होता है क्या? हां बच्चों, एग्जाम का 80% पेपर केस स्टडी होता है, दैट इज रिक्वायर्ड। 245 और 246 का डिफरेंस कोई पूछ रहा है बेटा? 245 246 का डिफरेंस अभी आप ध्यान ना दो तो चलेगा, बिकॉज दिस इज अ मैराथन लेक्चर। अगर ये रेगुलर लेक्चर होता तो मैं आपको 245 246 का डिफरेंस खोल के दिखाता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट ये आपके यू कैन से इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आप इतना याद रखिएगा, पार्लियामेंट को पावर है 245 में, और वो कौन से एरियाज में लॉ बना सकते हैं वो 246 में लिखा है, ठीक है। फिर उसको कैटेगराइज किया है 3 पार्ट्स में। इसका भी फोटो खींच लीजिए फटाफट, और कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछिएगा। ओके एक मेरी सबसे इच्छा है, एक मेरी सबसे दरखास्त है, आप एक बार क्वेरी पोस्ट कीजिए बेटा, फिर रुक जाइए। क्वेरी सब छूप जा रहे हैं। कोई तो भी एक बंदा दनादन 15-20 क्वेरी पोस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज हाउ इट डजंट वर्क, ठीक है। थोड़ा सा अपन मैच्योरली बिहेव करते हैं। आपका क्वेरी अगर नहीं लिसन हो पाया तो जब मैं नेक्स्ट टाइम क्वेरी लिखूंगा, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि भैया अभी 800 लोग हो गए, 800 लोगों के साथ में इतने सारे क्वेरीज एक साथ एंटरटेन करना पॉसिबल नहीं होगा। स्टिल आई एम ट्राइंग कि जितने मुझे दिख रहा है वो मैं एंटरटेन करूं। तो आप दनादन क्वेरी पोस्ट करना, एक बार क्वेरी पोस्ट कीजिए, छोड़ दीजिए। इससे आप स्पैम करोगे। अगर आप स्पैम करोगे बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होगी, फिर मुझे न चाहते हुए भी आपको वहां पे म्यूट करना पड़ेगा। आई गेस ये चीज ना बने। आई रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़ के मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट है, ठीक है। सो प्लीज क्वेरी पोस्ट कीजिएगा और रुक जाइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आपकी अगर कोई क्वेरी रह गई है तो वो भी एंटरटेन होगी। मैं क्वेरी सेशन लाइव में भी लूंगा इसके बाद में, अभी अपने पास समय है तो हम लेते रहेंगे, ठीक है, डोंट वरी। चलो ये हो गया सबका। आई होप सो कि इतना तो भी क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। उसके बाद में अब मैं जाना चाहूंगा हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर, जिस चैप्टर के साथ में हमें शुरू करना है। अब मैंने ये चीज बहुत बड़े लेवल पे ऑब्जर्व की है, क्योंकि मैं इंटर पढ़ाता हूं तो मैं जब बेसिक्स पूछता हूं, क्योंकि मेरे को इंटर में बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसके ऊपर ही बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अभी आप प्लीज कमेंट करना स्टॉप कर दीजिए और आप पूरा ध्यान मेरे पढ़ाने पे रखिए, विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है। कमेंट्स होते रहेंगे, लाइव चैट चलता रहेगा, पर उसको स्टॉप कीजिए। और जिसको लाइव चैट से दिक्कत हो रही है वो लाइव चैट ब्लॉक भी कर सकता है, उसको लाइव चैट देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक समझ में नहीं आता, उसको मैं यहां पे क्लियर करवा दूं, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कॉन्ट्रैक्ट ये सिचुएशन क्या है, इसको समझाने के लिए
सबसे पहले तो मैं आपको इस हिसाब से समझाना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस विच इज लीगल। प्रॉमिस 1 विथ प्रॉमिस 2 विच इज लीगल, ठीक है, विथ अ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कहता हूं। नाउ प्रॉमिस मतलब एक बंदे ने ऑफर किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, O1 ऑफर 1 विथ एक्सेप्टेंस 1 A1 प्लस ऑफर 2 विथ एक्सेप्टेंस 2 प्रॉमिस 1 प्रॉमिस 2, ठीक है, प्लस ये लीगली एग्जीक्यूट हो जाए, पॉसिबली एग्जीक्यूट हो जाए, तो मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कहता हूं। इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। कई सारे पब्लिकेशन पढ़ लो, कई सारी सिचुएशंस देख लो, पर इतना सटीक इक्वेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है, मैं जब आपको बोलूंगा कि भाई ये पेन खरीद, तो मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, आपने मुझे हां बोला, तो ऑफर 1 आपने हां बोला, एक्सेप्टेंस 1। फिर मैंने बोला कितने में, आपने मुझे बोला 50 रुपए, मैं बोला है। अब जब आपने 50 बोला और मैंने बोला है, तो ये ऑफर 2 आया पर एक्सेप्टेंस नहीं आया। सो मैंने पेन दिया, आपने लिया, ऑफर 1 एक्सेप्टेंस 1, आपने पैसे बोले चल 5000 रुपए में बुला रहे हो, वाह 5000, तो आपने ऑफर 2 दिया, मैंने एक्सेप्टेंस 2 दिया। ऑफर 1 एक्सेप्टेंस 1, ऑफर 2 एक्सेप्टेंस 2। क्लियर है? दिस इज प्रॉमिस 1, जो मैंने पेन दिया वो प्रॉमिस 1 था, आपने मुझे पैसे दिए वो प्रॉमिस 2 था। क्लियर है? और ये लीगली होना चाहिए, ये लीगली बाउंड होना चाहिए, जो लीगली अलाउड होना चाहिए विथ लीगल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट। पेन बेचना इलीगल नहीं है, पेन किस चीज के लिए बेच रहे हो वो ऑब्जेक्ट भी इलीगल नहीं हो सकता। क्लियर है? इसे कंसिडरेशन प्लस ऑब्जेक्ट अगर लीगल है विथ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कोई इंपॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हम, ये नहीं बोल रहे कि मैं मंगल ग्रह पे जाके आपको पेन बेचूंगा। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, वैसे पॉसिबल है जाना, पर अपन नहीं जा सकते प्रैक्टिकली सोचे तो पॉसिबिलिटी ऑफ कंसिडरेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये पूरा इक्वेशन अगर आप जोड़ दो तो ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? इतना सटीक क्लियरली आपको पता होना चाहिए। कई केसेस में लोग बोलते हैं एग्रीमेंट प्लस लीगल दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, ना, कॉन्ट्रैक्ट का हर एलिमेंट समझना जरूरी है। ऑफर एक्सेप्टेंस, ऑफर 2 एक्सेप्टेंस 2, लीगल प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, उसमें भी लीगलिटी किस बारे में, ये सब चीजें आपको समझना जरूरी है। तो ये इक्वेशन आपने आपके दिमाग में फिट रखना है कि भाई ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1, ऑफर 2 प्लस एक्सेप्टेंस 2 प्लस लीगल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट एंड परफॉर्मेंस, दिस प्रैक्टिकली क्रिएट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। कंसेप्ट समझ में आया? और जब आप प्रॉमिस 1 और प्रॉमिस 2 ऐड करते हो तो उसे कई बार एग्रीमेंट भी कहा जाता है। क्लियर है? कई बार नहीं, हमेशा ही एग्रीमेंट कहा जाएगा। प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 2, अ सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस इज एन एग्रीमेंट। ये चीज को भी आपको समझना जरूरी है, तो इस चीज को याद रखना। अब मैं आता हूं इनके डेफिनेशंस के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशंस याद करना काफी आसान है सेक्शन नंबर के साथ में, तो ये चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देते रहना तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला 2A, सबसे पहले है दैट इज ऑफर का डेफिनेशन। ए सुन, मैंने आपको बोला था याद करने का तरीका, ए सुन, ऑफर व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर अ विलिंगनेस और ऑब्टेन फ्रॉम एनीथिंग, मतलब वो कुछ करना चाहता है या कुछ नहीं करना चाहता, ये भी ऑफर है कि भाई मैं तुझे पैसे दूंगा या मैं किसी को पैसे देने से रोकूंगा, ये भी ऑफर हो सकता है। एंड ऑब्टेन एन असेंट और सच अदर एक्ट और एब्सटेन, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, दैट मींस ऑफर। ऑफर एंड प्रपोजल का डेफिनेशन एक है। फिर 2B, इनके ऊपर हम ज्यादा समय नहीं ले सकते, मैं एक एक बार सिर्फ रीड करके आगे बढ़ूंगा। व्हेन अ पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट, जिसको आपने प्रपोजल किया उसने खुद का असेंट दे दिया, तो उसको मैं कह सकता हूं कि भैया ये एक्सेप्टेंस है। प्रपोजल को असेंट मिलना इज एन एक्सेप्टेंस, और फिर वो क्रिएट हो जाता है प्रॉमिस। जैसे मैंने बोला ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस विच इज अ प्रॉमिस 1, तो दैट इज अ एक्सेप्टेंस। फिर सी में आता है प्रॉमिसोर, प्रॉमिसी, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं प्रॉमिसोर, आप मुझसे प्रॉमिस ले रहे हो, आप प्रॉमिसी। 2D में आता है कंसीडरेशन, कंसीडरेशन when a desire of the promisor or promisee or any other person has done or abstain from doing, does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, then such a act or abstains or promise is called as consideration for the promisor. इसको हम प्रॉमिस कहते हैं और उसी को हम कंसिडरेशन कहते हैं। फिर 2E में है एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कंसिडरेशन टू ईच अदर, उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट। ठीक है? भले ही वो सेट ऑफ प्रोमिसेस जायज हो, भले ही वो नाजायज हो, नाजायज मतलब इलीगल, जायज हो तो भी वो एग्रीमेंट है, इलीगल है तो भी एग्रीमेंट है, उसे इलीगल एग्रीमेंट कहा जाएगा। 2G वॉइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब जो इलीगल है उसे वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट 2H, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्रीमेंट लॉ एनफोर्स कर सकता है, जो लीगल है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। एंड वॉइडेबल 2I, वॉइडेबल वॉय 2I याद करवाया था मैंने। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, एडॉप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, कोई एक पार्टी उसको तोड़ सकता है तो हम उसे वॉइडेबल कहेंगे, वॉइड
एंड कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू एनफोर्स बाय लॉ, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ एनफोर्स नहीं कर सकता हम उसको कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कंसेप्ट समझ में आए? एक बार आपके बुक में डेफिनेशन होंगे, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो उसमें अगर ये डेफिनेशन होगी तो फटाफट रेफर कर लीजिए, और अगर कोई क्वेरी है तो पोस्ट कीजिएगा, एक ही बार क्वेरी पोस्ट कीजिएगा तो मुझे समझ में आएगी और दिखेगी भी। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। एग्जैक्टली नहीं पता बेटा कितने आवर्स का लेक्चर होगा? हाँ, डेफिनेशन के लिए बुक में जो सेक्शंस दिए हैं बच्चों, वो सभी के सभी सेक्शंस आपने लिखना जरूरी है, एटलीस्ट डेफिनेशन के, वो याद करना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट लेक्चर बाकी है बेटा, लेकिन वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का नहीं, उसको मैंने मैक्सिमम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर किया था। आई गेस लास्ट वाला ही एक आधा कंटेंट बाकी है, वो भी हम ले लेंगे। सर याद करना जरूरी है बच्चों। थैंक यू सो मच बेटा, जय। केस लॉ का रेफरेंस देना कंपलसरी अगर केस लॉ के ऊपर सवाल पूछे गए हैं तो बच्चों, ये चीज को आपने याद रखना। केस लॉ के ऊपर सवाल है, मैंने कई सारे केस लॉज याद करवा के दिए हैं लेक्चर में, और उसके लिए हमने चार्ट्स भी ड्रॉ किए हैं। तो केस लॉज का मेंशन सीए फाउंडेशन लेवल पे बहुत जरूरी है अगर केस लॉ के रिगार्डिंग सवाल पूछा है तो। ठीक है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, 1 सेकेंड होल्ड। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम जा रहे हैं, और इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत जरूरी वाली चीज है। ठीक है, मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए। इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और उसके अंदर क्या क्या इसेंशियल्स होते हैं उसका मैंने एक लिस्ट बना के रखा है। ठीक है, एक एक इसेंशियल्स को हम थोड़ा ठीक से देखेंगे डिस्कस करके। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2 पार्टी चाहिए। बंदा खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मैंने ये जेब से निकाला वो जेब में डाला, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। म्यूचुअल कंसेंट मतलब दोनों एक ही चीज के ऊपर एग्री करनी चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। उसके बाद में फ्री कंसेंट होना चाहिए, जो कंसेंट कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन से विटिएट नहीं होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब आपका कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट। लीगल रिलेशन होना चाहिए, कोई इलीगल नाजायज रिश्ता नहीं होना चाहिए, नाजायज रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। फिर कैपेबिलिटी ऑफ पार्टीज, वो माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए, अलाइन एनिमी, एलियन एनिमी ना, नालायक लोगों, अलाइन एनिमी कहते हैं उसको। माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए, अलाइन एनिमी नहीं होना चाहिए, डिप्लोमैट नहीं होना चाहिए, कॉन्विक्ट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में वैलिड और सर्टन एग्रीमेंट होनी चाहिए जो कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस है। नहीं तो हीरो हीरोइन को बोल रहा मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, और हीरोइन बोलते चल हट पागल, मतलब पागल इज अ बेटर वर्ड, वैसे कोई और भी यूज कर सकते थे अपन, बट पागल ठीक है। ठीक है, लेट्स गो। फिर लीगल फॉर्मेलिटीज, जैसे कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, बॉन्ड पेपर पे होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, साइन होना चाहिए। तो इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इतना कंटेंट तो भी आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आया? किसी को चाहिए तो फटाफट इसके फोटो खींच लो, फिर आगे बढ़ते। गो फॉर इट फास्ट। कोई क्वेरी है तो आप पोस्ट कर सकते हो। हाँ, सेक्शन 10 में एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दिए है। हाँ, जो भी लोग ये बोल रहे हैं सर सेक्शन याद करना जरूरी है क्या, फर्स्ट थिंग फाउंडेशन लेवल पे डेफिनेशन के सेक्शन सभी एक्सपेक्ट किए जाते हैं। बाकी अगर आप लिख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, बाकी लिख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। इंटर लेवल से तो कंपलसरीली याद करना है, फाइनल लेवल पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो फाउंडेशन पे एटलीस्ट डेफिनेशन या मेन सेक्शन अगर आप याद कर लो तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। अब मैं जाता हूं आगे, इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम एक एक चीज को यहां पे थोड़ा सा ध्यान रख के देखेंगे। ठीक है, लीगल रिलेशन, लीगल रिलेशन मतलब जायज रिश्ता। जायज रिश्ता के अंदर सोशल एग्रीमेंट्स नहीं आते। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि तू बेटा सीए फाउंडेशन पास कर ले, हम तेरे को हार्ले डेविडसन गिफ्ट करेंगे। हार्ले डेविडसन, हालांकि हार्ले डेविडसन ने इंडिया से बिजनेस बंद कर दिया, गायब हो गए, तो फिर भी आपके पेरेंट्स ने बोला बेटा तू पास हो जा, हम तेरे को हार्ले डेविडसन गिफ्ट कर देंगे। ठीक है, लड़की होगी तो मिनी कूपर गिफ्ट कर देंगे। मिनी कूपर पता है ना विशाल सर के पास है मिनी कूपर, अमीर लोग है विशाल सर, तो उनके पास मिनी कूपर है। तो लड़की हुई तो पेरेंट्स ने बोला हम तुमको मिनी कूपर गिफ्ट करेंगे। अब अगर आप फाउंडेशन फटाफट पास हो गए, अगर क्या आप पास होने ही वाले हो और समझो पेरेंट्स ने हार्ले डेविडसन नहीं दी, क्या आप पेरेंट्स के ऊपर केस करोगे? नालायक लोगों, पेरेंट्स पे केस करोगे? इतनी हिम्मत तुम्हारी, फटके मारने के लिए पहले मैं आ जाऊंगा वहां पे। तो दीज आर सोशल एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट आर वॉइड। पेरेंट्स ने बच्चे से, बच्चे ने पेरेंट्स से, मियां ने बीवी से, बीवी ने मियां से, ठीक है, उसके बाद में भाई ने भाई से, बहन ने बहन से, अगर किसी रिलेटिव ने किसी भी रिलेटिव से, दोस्त ने दोस्त से, दोस्त ने दोस्त से, और आपके दोस्त को बोलते हो ये काम कर देना, वो बोलता है अरे भगे यहां से, आप बोलते हो पार्टी दूंगा, जरूर दूंगा, पिज्जा खिलाऊंगा, और समझो उसने काम कर दिया और तुमने पिज्जा नहीं खिलाया,
तो तुम गालियां खाओगे वो अलग, बट दिस इज अ सोशल एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिएबल। तो सोशल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। फिर लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन के अंदर हमने एग्जांपल देखे थे बहुत अच्छे तरीके से। गुड्स इज अ लॉफुल कंसिडरेशन, आसमान से चांद तारे तोड़ के ला दूंगा इज नॉट लॉफुल कंसिडरेशन। कैपेबिलिटी ऑफ पार्टीज में आप मेजर होनी चाहिए अबाउ 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। हालांकि माइनॉरिटी की डेफिनेशन अलग अलग एक्ट में डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे आपको अगर नहीं पता तो भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनॉरिटी की डेफिनेशन है 18 साल से नीचे। अगर आप लिकर कंजम्पशन की बात करो तो लिकर कंजम्पशन में माइनॉरिटी की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। क्लियर है कंसेप्ट? ऐसे बहुत सारे लॉज है जिसमें माइनॉरिटी की डेफिनेशन अलग अलग जाती है। अनसाउंड माइंड अगर कोई पर्सन है तो अनसाउंड माइंड की जो डेफिनेशन है वो हम आगे देखेंगे। अनसाउंड माइंड में 3 लोग आते हैं, दैट इज कौन? ल्यूनेटिक, इडियट, ड्रंकन एंड इंटॉक्सिकेटेड, एंड पर्सन हु इज डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, जिसके अंदर अलायन एनिमी, फॉरेन डिप्लोमेट एंड कॉन्विक्ट। तो ये पर्सन कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं है। ये सिर्फ मैं फिलहाल ब्रीफ ले रहा हूं, आगे जाके इनके बेटर एक्सप्लेनेशंस आएंगे। फिर लॉफुल पर्पस होना चाहिए, मतलब ऐसा पर्पस जो किसी भी लॉ ने प्रोहिबिट ना किया हुआ हो। अगर आपने किसी की सुपारी ली, यू आर अ सुपारी मैन, और आपने बोला कि मैं इसको किल करने के लिए 5 लाख रुपए लूंगा, तो ये सुपारी लेना गलत है, दैट इज अ इलीगल पर्पस। मर्डर की सुपारी लेना, चोरी वगैरह करना, इट इज अ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद में फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब दोनों पार्टीज ने खुद के मन से कंसेंट देना चाहिए। फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस ये नहीं होना चाहिए। ये चीज को आपने याद रखना। वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए, दो लोगों के बीच में प्रॉपर वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए। और फिर लीगल फॉर्मेलिटीज, जो भी आपका राइटिंग में स्टैम्प पेपर के ऊपर साइन वगैरह होना चाहिए वो। अब ये मैंने ब्रीफ में यहां पे लिया है, लेकिन इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन अगले चैप्टर्स में आपके आने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए। अब मैं बढ़ता हूं आगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंस है ये ऑलरेडी आपने देखा हुआ होगा, तो ये चीज को हम थोड़ा सा यहां देखते हैं। एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? व्हेन टू पर्सन मेक अ सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू ईच अदर। जब दो लोग रेसिप्रोकल प्रोमिसेस करेंगे एक दूसरे को, विच आर कंसिडरेशन टू ईच अदर। मेरे स्पेलिंग्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, आपको पता ही है कि यूएस इंग्लिश, यूके इंग्लिश, फिर डीके इंग्लिश, ठीक है। सो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस which are consideration to each other, which are consideration to each other is a agreement, is a agreement। और यह एग्रीमेंट लीगल भी हो सकता है और यह एग्रीमेंट इलीगल भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ जिस एग्रीमेंट को एनफोर्स कर सकता है दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्रिएशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट कैन क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन और कैन नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। कि अगर लीगल होगा तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा, इलीगल एग्रीमेंट होगा तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करेगा। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, वन इन अनदर। मुझे तो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है या हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है? फटाफट कमेंट करो 2 मिनट के अंदर। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है? फटाफट बोलो मुझे। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट और एवरी एग्रीमेंट इज एन कॉन्ट्रैक्ट। बताओ फटाफट। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है या हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है? मैं वेट कर रहा हूं। हालांकि स्ट्रीम में कुछ 10-12 सेकंड का गैप है, ऐसा लग रहा है मेरे को जिंदगी में। ओके, सो ध्यान देना, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। बहुत बढ़िया, सब जन बोल रहे हैं एवरी कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बढ़िया, इज एग्रीमेंट। हर कॉन्ट्रैक्ट ये एग्रीमेंट होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होना जरूरी है, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज उसके अंदर इलीगल एग्रीमेंट भी होते हैं। एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, हर एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि एग्रीमेंट के कितने पार्ट्स होते हैं? 2, एक लीगल, दूसरा इलीगल। लीगल पार्ट को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरे पार्ट को हम कोई नामकरण नहीं करते क्योंकि ये लीगली एग्जिस्ट नहीं करता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये चीज को आपने याद रखना। किसी को चाहिए तो फोटो खींच लो, आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेरी हो तो पूछ लो, गो फॉर इट फास्ट। 1 सेकंड होल्ड।
हार्ले डेविडसन का एग्रीमेंट बेटा आप स्टैम्प पेपर और लीगली भी कर लो, अगर वो पेरेंट्स के साथ है तो उसे एग्रीमेंट नहीं कहा जाता, बिकॉज इट इज जस्ट अ सोशल प्रॉमिस, और ये काफी डिस्प्यूटेड मैटर हो जाएगा फिर। और ऐसी हरकतें ना करना जिंदगी के अंदर, ठीक है? पापा के साथ स्टैम्प पेपर के ऊपर साइन करवा लोगे क्या, नालायक? चलो डन एवरीबॉडी, हो गया सबका? वेरी गुड। ये चीज होने के बाद में अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मॉड्यूल में जो एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं उसमें से एक दो पॉइंट आपके इसमें नहीं है, वो आगे चैप्टर्स के अंदर आ जाएंगे। मैंने ब्रीफ दिया है अभी सिर्फ एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया बिकॉज हर एक एसेंशियल के ऊपर एक एक चैप्टर है। फिर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्टिविटी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी एग्रीमेंट ये इंपॉसिबल एक्टिविटी के लिए अगर आप करते हो तो हमेशा वॉइड रहेगा। जैसे नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है? ये समझाना बहुत सिंपल है। टू स्ट्रेट लाइन, दो पैरेलल लाइन अगर आगे जाके जुड़ जाएंगे तो हम तुमको 1000 रुपए देंगे। चिंदी लोग 1000 रुपए की बात करें, दो लाइन जुड़ेंगे तो भी। एनीवेज इट इज ए इंपॉसिबल चीज, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है? अब ये खास है, A agrees to pay B 2000 रुपी if B will marry A's daughter C, ठीक है? C was dead at the time of agreement. A ने B को बोला कि वो 2000 रुपए देगा अगर B A के डॉटर से शादी करता है जिसका नाम है C, पर C तो डेड हो चुका था। तो एग्रीमेंट टू परफॉर्म इंपॉसिबल टास्क इज अ वॉइड एग्रीमेंट, इसका कोई भी लीगल एग्जीक्यूशन नहीं होता, ना ही कोई केस होगा, ना ही कोई किसी के ऊपर एनफोर्समेंट कर पाएगा। फिर उसके बाद में अनसर्टन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट विच मीनिंग इज नॉट सर्टन और नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, ऐसे एग्रीमेंट्स को हम कहते हैं अनसर्टन एग्रीमेंट। अब ये अनसर्टन एग्रीमेंट्स के लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम के ऊपर आना चाहूंगा, बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। सर्टन एग्रीमेंट, सर्टन ऑल डिटेल्स आर क्लियर एंड एब्सोल्यूट, कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, ये एक सेपरेट एग्रीमेंट है, एंड टोटली अनसर्टन एग्रीमेंट। मैं तीनों का एग्जांपल देना चाहूंगा तो समझ में आएगा। सर्टन विथ ऑल डिटेल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से प्रॉमिस किया कि वो ऑयल सेल करेगा, इसमें उसने बोला कि मैं हेयर ऑयल सेल करूंगा एग्रीमेंट में, विथ 80 रुपीज पर लीटर के हिसाब से सेल करूंगा, 5 टन ऑयल सेल करूंगा, इस जगह सेल करूंगा, इस दिन सेल करूंगा, और ये मेरी कंडीशन है। तो यहां सब चीजें बोली है, एवरीथिंग इज प्रॉपरली ड्राफ्टेड, तो ये वैलिड रहा। फिर उसके बाद में दूसरा, कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, एक होता है सर्टन, दूसरा है कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन। व्हाट इज कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन? कि भाई स्ट्रेट अवे लिख के नहीं दिया क्या है, स्ट्रेट अवे कुछ भी नहीं लिख के दिया क्या है, बट आप उसको डिराइव कर सकते हो। जैसे ए ने बी को बोला कि मैं तुझे, बी का पेट्रोल पंप था, तो ए ने बी को बोला कि मैं 2 साल तक मेरे शिप्स में जितना भी पेट्रोल का क्वांटिटी आएगा वो मैं तुझे सेल करूंगा, और वो मैं तुझे सेल करूंगा एट ₹110 पर केजी लो, पर लीटर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 2 साल तक मेरे शिप्स में जितना भी आएगा, जितना शिप में आएगा वो सब मैं तुझे 2 साल तक सेल करूंगा। पेट्रोल पंप था बी का, उसको बोला उसने। अब यहां क्वांटिटी फिक्स नहीं है, आप देखना क्वांटिटी फिक्स नहीं है, पर अगले 2 साल तक शिप में जितना ऑयल आएगा हम उसको गिन तो सकते हैं। अभी नहीं पता क्वांटिटी क्या है, पर आगे जाके हम इसको गिन सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन। अभी सर्टन नहीं है, अभी कोई क्वांटिटी नहीं है, पर जब शिप आएगी तो हम उसको गिनेंगे, और अगर हम गिनेंगे तो हम सर्टन कर सकते हैं। ऐसा अगर आपने एग्रीमेंट किया जो कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन है तो भी उसको वैलिड माना जाता है। इसका एक और एग्जांपल लेता हूं कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन का अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप जब घर लेते हो तो घर आपने लिया समझो 2 करोड़ का। अब मैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ वाला एग्जांपल दे रहा हूं जो मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा। सीए बनने के बाद में हर एक का एक सपना होता है कि उसका एक छोटा सा बंगला हो, उसकी एक छोटी सी गाड़ी हो। तो आपको एक छोटा सा बंगला लेना था, ठीक है? तो आपने घर लेना था 2 करोड़ का। 2 करोड़ के घर के लिए आपने 50 लाख का डाउन पेमेंट किया। डाउन पेमेंट मतलब कि भाई बचा हुआ मैं लोन से लूंगा, और उसके ऊपर आपने 1.5 करोड़ का लोन लिया। 2 करोड़ का घर था, 1.5 करोड़ का होम लोन लिया विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% पर एनम। अब फिलहाल 9% नहीं, फिलहाल 7-8% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। सो 1.5 करोड़ का लोन लिया, 9% पर एनम के हिसाब से आपने लोन लिया। अब मुझे एक बात बताओ, 1.5 करोड़ तो फिक्स है, बट 9% पर एनम ये फिक्स नहीं है।
ये आप जितने साल तक लोन चलाओगे उतने साल तक ये इंटरेस्ट मैच्योर होता रहेगा, जितने साल तक ईएमआई चलाओगे उतने साल तक मैच्योर होगा। अगर आपने 5 साल में लोन पूरा रीपे कर दिया तो इंटरेस्ट 5 साल बाद नहीं लगेगा। अगर आपने 20 साल तक लोन रीपे ही नहीं किया तो इंटरेस्ट 20 साल तक लगता रहेगा। तो 9% पर एनम का जो इंटरेस्ट है वो अभी सर्टन नहीं है, बट हां जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो इसको कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन किया जा सकता है। दिस कैन बी मेड कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन। कंसेप्ट समझ में आया? तो मैंने 2 एग्जांपल दे दिए कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन के, ठीक है। और सबसे आखिरी होता है अनसर्टन। अनसर्टन मतलब ए ने बी से प्रॉमिस किया मैं तुझे ऑयल बेचूंगा। अब कौन सा ऑयल कौन सी चीज के लिए कहां इस्तेमाल करोगे? सिर पे इस्तेमाल करोगे, गाड़ी में इस्तेमाल करोगे या और कहीं इस्तेमाल करोगे? नालायक अच्छा सोचो, निकम्मे लोगों अच्छा सोचो। सो बेसिकली ए ने बी को बोला कि मैं तुझे ऑयल बेचूंगा। अबे कितना ऑयल, कौन सी प्राइस, कहां यूज करना है, कुछ भी नहीं बोला। ऐसी अनसर्टन एग्रीमेंट को हम कहते हैं वॉइड। इतना क्लियरली आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। पहला जो टोटली सर्टन है, दूसरा जो कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन है, और तीसरा अनसर्टन एग्रीमेंट। मैं चाहूंगा किसी को अगर ये नहीं पता है तो इसका प्लीज फोटो खींच के रखिए, आपके काम में आएगा। कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट कीजिएगा, मैं आंसर करने की कोशिश करता हूं। गो फॉर इट फास्ट। वेलकम बेटा वैष्णवी। मई 21 के लिए एप्लीकेबल है बेटा, डोंट वरी, बिंदास आप देख सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट है, इनमें सीए फाउंडेशन पे अमेंडमेंट्स ज्यादा नहीं आते बेटा, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट समझा रहा हूं रसिका, मैं सर्टन अनसर्टन नहीं, मैं सर्टन एग्रीमेंट में सर्टनटी के हिसाब से 3 एग्रीमेंट बता रहा हूं। यहां मैंने जो टाइटल लिखा है एकदम, अब टाइटल के ऊपर घुसे मत जाना, होल्ड, इमीडिएटली कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया लोगों ने, होल्ड। यहां जब मैं कहता हूं सर्टन एग्रीमेंट तो आई एम सेइंग टाइप्स ऑफ सर्टन एग्रीमेंट, टाइप्स ऑफ सर्टनटी यू कैन से। माय मिस्टेक, स्पेलिंग तो मेरे माशाअल्लाह एकदम। टाइप्स ऑफ सर्टेनिटी, अगर आपको ये हेडिंग पसंद नहीं है तो इसको काट दीजिए, फिर लिख दीजिए टाइप्स ऑफ सर्टेनिटी। नॉट इशू, कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है। बेटा एग्जाम्पल रिपीट नहीं कर पाएंगे आप, जिनको अगर एग्जाम्पल वगैरह समझ में नहीं आ रहा है ना, वो थोड़ा रिवर्स करके वीडियो को देखोगे तो काफी अच्छी चीज हो जाएगी बेटा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि हम मैराथन में हैं और मैं हर एक चीज यहां पे रिपीट नहीं कर पाऊंगा, समय के अभाव की वजह से हमको पूरा लॉ खत्म करना है एक दिन में, ठीक है। चलो ये चीज हो गई, आई गेस आपको ये समझ में आया होगा। सो मैंने सर्टेनिटी यहां पे मेंशन कर दिया, इसी हिसाब से आपने इसको याद रखना है। फिर मैं जा रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, ठीक है। अब मैं यहां पे मेजर कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। क्रिएशन के बेसिस पे 2 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक एक्सप्रेस और एक इंप्लाइड। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो आप लिख के करते हो, किसी को बोल करते हो, जैसे प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे मेडिकल में अगर आप कोई दवाई लेने गए, कोई बाम वगैरह लेने गए, या कोई और अजीब चीजें लेने के लिए गए, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, तो ऐसे सिचुएशन में आप एक्सप्रेस एग्रीमेंट करते हो कि भाई एक हाथ दे एक हाथ ले, दैट इज एक्सप्रेस एग्रीमेंट। कुछ इंप्लाइड होते हैं, जैसे लोकल ट्रांसपोर्ट में चढ़ जाना। पुणे में पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक बस आती है पीएमटी, ठीक है, लाल डब्बा। आप पीएमटी सामने आई, ठीक है, जब लोकल ट्रांसपोर्ट की बस सामने आती है आप उसके अंदर चढ़ते हो तो इट इज इंप्लाइड टिकट निकालना है। कुछ चोर लोग बिना टिकट के भी जाते हैं, आप में से होंगे कुछ नालायक लोग जो बिना टिकट के जाते होंगे, पर जब आप पीएमटी में सवार होते हो तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टिकट निकालना पड़ेगा। कभी ऐसा नहीं होता कि जैसे ही पीएमटी सामने खड़ी आती है कंडक्टर बाहर निकाल के एक एग्रीमेंट लेके खड़ा हो जाता है, पहले साइन करो बाद में पीएमटी में चढ़ना, इस बॉन्ड पेपर के ऊपर मेरी साइन तुम्हारी साइन, ये पैसा दो, फिर उसके बाद में पीएमटी आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता, तुम पीएमटी में चढ़े मतलब टिकट निकालना है। होटल बिजनेस, रेस्टोरेंट में बैठे, ऑर्डर दिया, खाना खाया तो बिल देना है, बिल नहीं देना है तो बर्तन तो घसना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को याद रखना, इट इज ए इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद में एग्जीक्यूशन बेसिस पे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, पार्शियली एग्जीक्यूटेड, पार्शियली एग्जीक्यूटरी। नाउ व्हाट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट? जब एक ही झटके में कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाए तो उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक ही झटके में फिनिश हो जाए। जैसे कैश सेल, कैश सेल, आप किसी दुकान में गए, आपने हीरो होंडा बाइक परचेस करनी थी, हीरो होंडा का को थोड़ी सी बड़ी बुलेट परचेस करनी थी, वो बुलेट डग 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 डग, ठीक है। बच्चों का शौक होता है ना रॉयल एनफील्ड परचेस करनी है, वो भी मिलिट्री कलर की सर, ठीक है। लड़कों के जहन में खास करके होता है, लड़कियों के लिए केटीएम, केटीएम नहीं, लड़कियों को कौन सी गाड़ी पसंद है मेरे को खुद को नहीं पता, बताना जरा मेरे को कमेंट में कौन सी गाड़ी पसंद है। सो आप गए बुलेट के शोरूम में, आपने लगे हाथ पैसे दिए, ये ले 2 लाख, लगे हाथ बाइक ले ली,
साइन कर दिया एग्रीमेंट के ऊपर, बाइक परचेस कर ली, कैश सेल, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, कोई उसके अंदर दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पार्ट है, आगे मैं इस एग्जांपल को थोड़ा और एक्सटेंड करूंगा पार्शियली में। दूसरा एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था, मेरे को याद नहीं यही दिया था क्या, पर मैं बोलना चाहूंगा। आपने अगर शुगर इंडस्ट्रीज देखी होगी, साखर कारखाना, महाराष्ट्र शुगर इंडस्ट्रीज में बहुत पॉलिटिक्स होता है। जब तक आपका पॉलिटिकल होल्ड ना हो ना, तब तक आपने शुगर इंडस्ट्री नहीं खोलना चाहिए। और शुगर इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं पता है, जब उनका मैन्युफैक्चरिंग का सीजन आता है, शुगर केन जब बड़ा हो जाएगा, गन्ना, गन्ना पता है ना, बांबू जैसा दिखता है, ठीक है, मारना नहीं है, ठीक है, सॉरी। सो गन्ना जो है, गन्ना, शुगर केन जब तक बड़ा होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैंने ऐसा सुना है 6-7 महीने शुगर केन को पूरा राइप होने के लिए लगते हैं, ज्यादा भी लगते होंगे, कोई अगर फार्मर होंगे तो उनको शायद पता होगा। पर जब गन्ना पूरा राइप हो जाता है, थोड़ा सा येलोइश टिंच आ जाता है, तब आप उसको यूज करते हो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर। तो उससे थोड़ा शुगर के टेस्ट में भी डेवलपमेंट होता है, शुगर अच्छा रहता है। कई सारे शुगर मैन्युफैक्चरर्स गन्ने को खरीदने के लिए फार्मर्स के साथ में पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, जब वो गन्ना बोना शुरू करते हैं। When they place a seed, या कलम जब गन्ने की प्लेस करते हैं खेत में, सीडिंग जब करते हैं, कलम प्लेस करते हैं, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भैया ये 50 एकड़ में जितना भी गन्ना बनेगा वो सब हम खरीदेंगे। ये शुगर इंडस्ट्रीज वाले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्रोवाइडेड वो उस लेवल तक के राइप होना चाहिए, उस क्वालिटी से मेंटेन होना चाहिए। क्लियर है? नाउ दिस इज अ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट आपने आज कर लिया, पर एग्जीक्यूट आज नहीं हो रहा। गन्ना आपको 7-8 महीने बाद मिलेगा, तब आप उसकी शुगर बनाओगे। क्लियर है कंसेप्ट? दैट इज अ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। कंसेप्ट समझ में? ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। ये अभी आपने सिर्फ एग्रीमेंट किया है, गन्ना तो अभी जमीन के अंदर धंसा पड़ा है, वो जब बाहर आएगा तब उसको यूज करेंगे। क्लियर है कंसेप्ट? फिर आता है पार्शियली एग्जीक्यूटेड एंड पार्शियली एग्जीक्यूटरी। पार्शियली एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी मतलब, मैंने बाइक का अभी एग्जांपल दिया था, बुलेट परचेस की। अब बुलेट परचेस की तो उसने आपको बुलेट दे दी, रॉयल एनफील्ड दे दी, आपने उसको पैसे दे दिए। पर आपको शायद पता होगा हर बाइक को 6 महीने तक के सर्विसिंग फ्री रहते हैं। तो आप 6 महीने तक को बुलेट को सर्विसिंग के लिए लेके जाओगे, तो आप उसको कोई पेमेंट नहीं करने वाले, आप उसको कोई पेमेंट नहीं करने वाले। तो बुलेट आ गई, पार्शियली कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया, पर अगले 6 महीने की सर्विसिंग पार्शियली एग्जीक्यूटरी। अभी एग्जीक्यूशन और बाकी है, 6 महीने की सर्विसिंग बाकी है। बुलेट आ गई, पार्शियल एग्जीक्यूट हो गया, पर सर्विसिंग बाकी है, पार्शियल एग्जीक्यूटरी, मतलब आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूट होने वाला है। सर्विसिंग भी तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, बुलेट परचेस में सर्विसिंग इंक्लूडेड है। तो आपने बुलेट परचेस की एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पर बचा हुआ और कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, वो हम करने वाले हैं। फिर उसके बाद में एनफोर्सिएबिलिटी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट। क्लियर है ना? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो लीगली एनफोर्सिबल है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो बेसिकली एग्जीक्यूट कर नहीं सकते इंपॉसिबिलिटी की वजह से या इलीगल की वजह से। क्लियर? वॉइड एग्रीमेंट ऐसी एग्रीमेंट जो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में नहीं आती, जो इंपॉसिबल टू परफॉर्म है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कोई एक पार्टी तोड़ सकता है, और इलीगल एग्रीमेंट एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है? इतने सारे टाइप्स है, ये मैंने आपको बोल के रखे हैं, और मैंने इसके एग्जांपल भी अभी अभी आपको जस्ट बोले। जिसको नहीं समझ में आया रिवर्स करके प्लीज पढ़ लीजिए। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे पूछिएगा, मैं भी क्वेरीज एंटरटेन करता हूं 2-4। गो फॉर इट फास्ट। हेलो, और आपको समझ में आ रहा है क्या? तो प्लीज मुझे बताइएगा, लाइक ठोक के बताइएगा या कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको सच में समझ में आ रहा है। या क्योंकि देखो मैं स्टूडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मेरे को खुद को नहीं पता कि भाई मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे बच्चे सामने है नहीं और समझ में आ नहीं रहा कि कैसे करना है। तो एटलीस्ट बच्चे जब सामने होते हैं तो समझ में आता है कि वो चेहरे देख के कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वेलकम बेटा हर्ष। डोमेस्टिक एग्रीमेंट को अगर आप रजिस्टर करवा लो जानवी, नॉर्मली डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो होता है सोशल एग्रीमेंट, उसको रजिस्टर करके भी फायदा नहीं होता। हाँ, अगर आपको करवानी है तो उसको गिफ्ट के नाम से करवाना पड़ेगा जानवी बेटा। ठीक है? गिफ्ट के नाम से करवाना पड़ेगा तो ही वो वैलिड होते हैं। ठीक है? ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। क्या बात है, क्या बात है, सबको समझ में आ रहा है? कमेंट्स देख के खुश हो गया मैं, शानदार। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी। अपनी मेहनत सफल हो रही है दोनों लोगों की, मेरी पढ़ाने की और कुछ आपका समय देने की। बहुत अच्छी बात है। कमेंट्स देख के बहुत अच्छा लगा। धड़ाल करके लाइक बढ़ गए एकदम से, वाह वाह वाह। 700 के आसपास लाइक हो जाएंगे अभी। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। अब हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज में जा रहे हैं, और वो है केस लॉज। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आपने केस लॉज याद नहीं किए, कॉन्ट्रैक्ट किया पर केस लॉज नहीं किया, तो क्या घंटा कॉन्ट्रैक्ट किया?
ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केस लॉस करना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने केस लॉस ठीक से किए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सही है, क्योंकि मैक्सिमम आपको सवाल केस लॉस के ऊपर ही आएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच सब लोग जो कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं सबके तो नाम नहीं ले पाऊंगा, बट अचित, राधे, दिव्य, ज्ञानेश्वर, सपना, अक्षत, अनुराधा, नयन, ईशा, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हाँ मेरे नोट से कर लो तो भी अच्छा स्कोर आ जाएगा, करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, सी जो भी लोगों को ये डाउट है सर मैं आपके नोट से करूं या मॉड्यूल से करूं, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी ऑथर के किसी भी नोट से करो। सभी ऑथर सभी टीचर मेरे दोस्त ही है। ठीक है, पूरे इंडिया के सभी टीचर मेरे दोस्त है, तो आप किसी के भी नोट से पढ़ो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा एक रूल याद रखना, रीडिंग वन नोट्स टू टाइम्स, रीडिंग वन नोट्स टू टाइम्स इज ऑलवेज बेटर देन रीडिंग टू नोट्स वन टाइम। ठीक है, किसी एक नोट से करो 100 बार करो, लेकिन अगर आप 100 नोट से एक एक बार करोगे ना, इससे आपको तकलीफ होगा। प्लीज डोंट डू दिस। हो सकता है देखो हर नोट्स में कमी खामी होती है, कोई एक ऑथर एक चीज को बहुत अच्छे लेवल पे बोलता है, कोई दूसरा ऑथर उसको थोड़े कम लेवल पे बोलता है। ये अब अपने अपने परसेप्शन की बात है। आप मेरे नोट्स के साथ कंफर्टेबल हो, गो विद इट। आप किसी और के नोट्स के साथ कंफर्टेबल हो, गो विद इट। ठीक है, सिर्फ मेरे नोट से करोगे तो मैं उसको सॉल्व तो भी कर पाऊंगा एज अ क्वेरी, किसी और के नोट से करोगे तो उन्होंने किस व्यू से लिखा है वो सिर्फ मुझे नहीं पता होगा, तो मेरे को थोड़ा सा माफ कर देना। ठीक है, ये चीज को आपने याद रखना। पर आपको जिस भी टीचर ने पढ़ा होगा इसके पहले आप उसके नोट्स में से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। एंड एग्जाम टाइम पे मेरे लिए आपने नोट्स बदलने की जरूरत नहीं है, ये चीज को आपने याद रखना। मेरा ईगो बाद में, आपकी प्रिपरेशन पहले। क्लियर है? सो कोई भी नोट्स यूज करो, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पसंद है वो यूज कर लो। ठीक है, पर प्रिपरेशन होना जरूरी है। एक बुक कई बार पढ़ो उससे मार्क्स आते हैं, अनेक बुक एक एक बार पढ़ने से कभी मार्क्स नहीं आते। ये फाइनल तक के फंडा याद रखना, नहीं तो आप फाइनल तक के आप भटकते रहोगे, इधर उधर तरबितर होते रहोगे और आपको कभी अच्छा स्कोर नहीं आएगा। एक ही बुक पढ़ो 100 बार पढ़ो। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, एक ही बुक को अगर आपने 100 बार पढ़ लिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 100 बार तो नहीं होगा पर एक ही बुक का आपने 100 बार पढ़ लिया, तो आपको उस बुक का वर्ड एंड वर्ड याद है। चलो मानो उसमें 10% चीजें कवर नहीं है, 90 मार्क्स तो परफेक्ट है। आपको चाहिए कितने? कितने चाहिए? 90% तो मार्क्स फिक्स है। अगर आप उसी को प्रॉपरली पढ़ो तो मेरे बुक में उतना है कि जो आपको 90 मार्क्स देके जाएगा। पर बच्चे नहीं सर ये वो ये सब मोह माया है, जरा समझिएगा। ठीक है, किसी भी नोट से पढ़ो पर एक बार स्टिक हो जाओ तो उसी नोट से पढ़ना, ये मेरी इच्छा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं केस लॉस के साथ। बड़ा जरूरी है, पानी पी लो, पानी पी लो, गरीब को पानी चाहिए। चलो शुरू करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, कमेंट्स बंद कीजिएगा थोड़ा सा। काफी अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं लोग, कुछ देख के मेरे को भी खुशी हो रही है, पर मैं डाइवर्ट नहीं होना चाहता टीचिंग पे ध्यान। रेडी, लेट्स गो। पहला केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। नाउ ये केस में हुआ क्या था, थोड़ा सा ओल्ड वाला केस है। आपने कई बार देखा होगा कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट या आप कोई बोरिक पाउडर या आप ऑल आउट जैसी जब चीजें यूज करते हो या आप चीज यूज करते हो जैसे डिओड्रेंट तो सब यूज ही करते होंगे। हालांकि अभी लॉकडाउन में घर पे बैठे तो डीओ कोई लगा नहीं रहा होगा, मेरे को मालूम है। और डिओड्रेंट की तो ऐड तो ऐसी आती है, डीओ लगाओ 5-6 लड़कियां बरसेगी। नालायक लोग कैसे कैसे ऐड करते हैं। एनीवेज, आपने कभी देखा होगा डिओड्रेंट की बोतल के ऊपर इनफ्लेमेबल का साइन होता है। ठीक है, आप बोरिक पाउडर परचेस करो या ऑल आउट परचेस करो, उसके ऊपर लिखा होता है नॉट फॉर कंजम्पशन। ठीक है, अब ऐसे ही हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक एडवाइजरी मेंशन होता है। देयर वाज अ कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। नाउ स्मोक बॉल नॉर्मली पहले जमाने में हम जैसे इस बार कॉइल्स यूज करते हैं मच्छर मारने के लिए, कॉइल को जलाए उसका धुआं होगा मच्छर भाग जाएंगे, वैसे ही पहले स्मोक बॉल आया करते थे कि आप उन बॉल्स को जला दीजिए, अगरबत्ती टाइप से जलेंगे, उससे धुआं होगा और इंसेक्ट्स भाग जाएंगे। कई सारे लोगों को वो अगरबत्ती के धुएं से या ऑल आउट के धुएं से या ऑल आउट के बाद से या वो कॉइल जो होती है उसके बाद से तकलीफ होती है, कई सारे लोगों को होती है। तो कई बार कंपनीज उसके ऊपर ऑफर मेंशन करती है कि हमारा पूरा नेचुरल धुआं है, एकदम इको फ्रेंडली धुआं है, इसको किसी को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसे अलग अलग प्रोमिसेस आते हैं और उसके ऊपर वो बोलते हैं कि अगर हमारे कॉइल से किसी को कोई तकलीफ हुई तो हम उसको एज अ कंपेंसेशन $100 देंगे। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने सेम किया, उन्होंने बोला स्मोक बॉल यूज कीजिए, किसी को और इसकी वजह से सांस की बीमारी हुई, इन्फ्लुएंजा हुआ, तो हम उसको $100 देंगे। मिसेस कार्लिक ने स्मोक बॉल यूज किया, उसको सांस की बीमारी हो गई उनके स्मोक बॉल की वजह से, वो स्मोक बॉल के खिलाफ $100 क्लेम करने के लिए कंपनी के पास चली गई। कंपनी ने उस वक्त मिसेस कार्लिल को बोला कि ये ऑफर हमने आपको दिया ही नहीं था, ये ऑफर हमने आपको दिया ही नहीं था, तो आप इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, और अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो हमको कंपेंसेशन किस बात का दे। तो यहां पे मिसेस कार्लिल को धोखा मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में सवाल यह था कि ये जो स्मोक बॉल के पेपर के ऊपर ऑफर लिखा था, ये जनरल ऑफर था या स्पेशल ऑफर था।
तो ये ऑफर था जनरल, जो भी उस स्मोक बॉल को यूज करेगा उसके लिए ये ऑफर खुला था। मिसेस कार्लिंग ने स्मॉल बॉल यूज किए, उनके पास बिल था, इनवॉइस था, उनको कंपेंसेशन मिलना चाहिए। क्लियर है? ये सिंपल फैक्ट है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, और ये जनरल ऑफर वाला कंटेंट है, ठीक है, कि ऑफर जनरल होना चाहिए। उसी के हिसाब से डिसीजन दिया है। दिस इज द फर्स्ट केस, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। बेटा कमेंट थोड़े से कम करना, बड़ी अच्छी बात है, आप कमेंट कर रहे हो काफी, बट पढ़ाई पे ध्यान, जब मैं बोलूंगा कमेंट करो तो कमेंट करना प्लीज, ठीक है। ये हो गया पहला वाला केस लॉ। उसके बाद दूसरे केस के ऊपर जाते हैं, बुल्टन वर्सेस जोन्स। ये काफी अच्छा केस लॉ है, एग्जाम पे इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, इसको स्टार मार्क करना। मेरे को एक थोड़ा सा सिक्स सेंस आ रहा है कि इसके ऊपर हो सकता है इस एग्जाम में सवाल आ जावे, ठीक है, तो इसको स्टार मार्क करना। जे ने ऑफर किया परचेस ऑफ 50 फीट ऑफ लेदर फ्रॉम जेड। जे ने बोला कि मैं जेड से 50 फीट का लेदर परचेस करूंगा, लेदर किसी भी एनिमल की खाल। आजकल हालांकि ये खाल नहीं मिलती है, आजकल सब आर्टिफिशियल और स्वेड लेदर्स मिलते हैं, क्योंकि जानवरों को मारना अलाउड नहीं है। हाँ, अगर जानवर मर जाए फिर आप उनकी स्किन वगैरह यूज करे हो, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, ठीक है। तो जे ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो परचेस करेगा 50 फीट्स ऑफ लेदर फ्रॉम जेड, एंड जेड सोल्ड हिज बिजनेस टू बी। जब एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होना बाकी था तो जेड ने बिजनेस बी को सोल्ड किया। फिर जे ने बी के ऊपर कंपल्शन, सॉरी, फिर बी ने जे के ऊपर कंपल्शन किया कि तूने जो जेड के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था 50 फीट लेदर परचेस करने का, वो तू मुझसे परचेस कर। अब सवाल है, क्या जे ने जो प्रॉमिस किया था 50 फीट लेदर परचेस का जेड को, क्या वो प्रॉमिस वो बी के खिलाफ कंपल्सरीली उसको कंपल्शन हो पाएगा? तो यहां पे आंसर है नहीं, क्योंकि जो ऑफर जे ने जेड को किया था वो उसने जे ने जेड को किया था, इट वॉज अ स्पेसिफिक ऑफर। और जब ये बिजनेस बी को सेल हुआ तो जे ने बी को कोई ऑफर नहीं किया था। तो ऐसे सिचुएशन में जे इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड भी कर सकता है, जे इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड भी कर सकता है, इसको कोई भी एनफोर्स करने की जरूरत नहीं है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। यह है बुल्टन वर्सेस जोन्स वाला केस, काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे दो केस हो गए, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी और जनरल ऑफर का, बुल्टन वर्सेस जोन्स वाला केस स्पेसिफिक ऑफर का। दो ऑफर हो गए, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। थर्ड ऑफर के ऊपर मैं जा रहा हूं, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ठीक है। केस काफी अच्छा है, इसको भी स्टार मार्क करना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। गौरी दत्त का एक नेफ्यू था, ठीक है, नेफ्यू मतलब एक छोटा सा बच्चा था उसका, नेफ्यू भांजा वगैरह, वो आंगन में खेल रहा था। लालमन शुक्ला ये गौरी दत्त का मुनीम था, मुनीम मतलब अकाउंटेंट, ठीक है। गौरी दत्त का ये नेफ्यू गुब्बारों के साथ खेल रहा था, बलून के साथ। फिर ऐसा हो गया कि एक गुब्बारे के साथ वो उड़ गया, उड़ गया मतलब अब मालूम नहीं अपने को क्या हो गया। वो गुब्बारे के साथ में उसका जो नेफ्यू था वो उड़ गया, ठीक है, और गुम हो गया। बाद में गुब्बारा फटा, वो गिरा, किधर किधर गिरा अपने को वो उससे कोई लेन देन नहीं, लेकिन गुब्बारे के साथ उड़ गया, ठीक है। अब जब वो गुब्बारे के साथ उड़ गया तो अकाउंटेंट केयर के वजह से खुद भागना शुरू कर दिया, उसने लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया, कहां है नेफ्यू, कहां गिरा, कहां फटा गुब्बारा। तो लालमन शुक्ला उसको ढूंढने के लिए बाहर निकल गया, ठीक है। जब लालमन शुक्ला उसको ढूंढ रहा था, जब लालमन शुक्ला मेहनत कर रहा था, तो गौरी दत्त ने पैम्पलेट निकलवाए कि जो भी आपण यांना पाहिलत का, मराठी में इसको कहते हैं आपण यांना पाहिलत का, मिसिंग कंप्लेंट। तो उसने मिसिंग करके एक पैम्पलेट बांटा, उसके ऊपर ये बच्चे की तस्वीर लगाई और उसको पूरे गांव में बांट दिया। लालमन शुक्ला कैसे तो भी जहां गुब्बारा फटा था वहां से बच्चा कहीं तो भी पेड़ वेड़ पे अटका था, उसको लेके लालमन शुक्ला वापस आ गया गौरी दत्त के पास। और लालमन शुक्ला ने गौरी दत्त को बच्चा दिया और उसने देखा कि पैम्पलेट के ऊपर 501 का इनाम रखा है। यहां तो लालमन शुक्ला बोला मेरा तो कट गया, मैंने तो बिना ऑफर जाने कर दिया। फिर भी उसने गौरी दत्त को बोला कि भाई बच्चे को मैंने ढूंढ के लाया, ये जो 501 का आपने पैम्फलेट के ऊपर इनाम डिक्लेयर किया है, प्लीज ये आप मुझे दे दीजिए। गौरी दत्त बोले नहीं दूंगी। लालमन शुक्ला बोले नहीं नहीं देना पड़ेगा। गौरी दत्त बोले नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी। लालमन शुक्ला बोले ऐसे कैसे मैडम, आपको देना पड़ेगा, दीदी प्लीज दे दो। गौरी दत्त बोले नहीं दूंगी। लालमन शुक्ला बोले क्यों नहीं दोगी? तो गौरी दत्त बोले कि तुमने तो बिना ऑफर के काम करना शुरू कर दिया। लालमन शुक्ला बोले मतलब? गौरी दत्त बोले जब ये पैम्फलेट प्रिंट भी नहीं हुआ था, जब मैंने 501 रुपए का ऑफर दिया भी नहीं था, तब तुम बच्चे को ढूंढने चले गए थे, तो तुम तो इस ऑफर के लिए एलिजिबल हो ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है यहां लालमन शुक्ला को कोई कंपेंसेशन मिलेगा क्या? नहीं, बिकॉज ही वॉज एक्टिंग विदाउट नोइंग ऑफर। वो बिना ऑफर को जाने काम करना शुरू कर दिया, इसलिए वो इस ऑफर के लिए एलिजिबल है ही नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दैट इज लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, बुल्टन वर्सेस जॉन, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। क्लियर है कंसेप्ट? तीनों केसेस जबरदस्त वाले,
अगले केस के ऊपर जाते हैं, हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन। ठीक है, मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। ठीक है, ताकत से मेहनत करनी है, आज छोड़ना नहीं है। ठीक है, मैंने को एक वीडियो देखा था किसी यूट्यूब टीचर का यूट्यूब पे कि ठोको लाइक जय महाकाल, ठोको लाइक, जोर से ठोको लाइक। वैसा अपन नहीं करने वाले। ठीक है, अपन नॉर्मल पढ़ाने वाले। आ जाइए, हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान ना, ये केस बड़ा ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ये लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं होता, पर ये केस खतरनाक है, ये आपको बड़े अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली जब आप ट्रैवलिंग के लिए जाते हो और आपके पास बड़ा लगेज होता है, तो वो बड़ा लगेज आप कैरी करने के लिए ट्रैवल एजेंसी को दे देते हो कि ये लगेज रख लो, और बाद में जहां डेस्टिनेशन पे मैं उतरूंगा तो मेरे को ये लगेज दे देना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो इस केस में हैंडरसन ने स्टीवनसन कंपनी को लगेज दिया, टिकट आया, और टिकट के बैक साइड पे लिखा हुआ था कि कंपनी की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है अगर आपका लगेज लॉस्ट हो जाता है तो। ठीक है, ये टिकट था, टिकट के बैक साइड पे लिखा था कि कंपनी की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, अगर आपका लगेज लॉस्ट हो जाता है तो नो लाइबिलिटी। हैंडरसन ने ऊपरा ऊपरी पढ़ा, अच्छा ये टिकट है, ये डेस्टिनेशन है, इतना रुपए का टिकट है, इतने बजे पहुंचेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टिकट जेब में रख दिया। जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो इसका सामान गायब हो गया। सामान गायब हो गया, नालायक, सामान गायब हो गया मतलब लगेज गायब हो गया। आराम करो, लगे वहां पे अभी कमेंट में है देखो आ गई स्माइली इमीडिएटली, नालायक लोग। ठीक है, सो ध्यान देना जरा, सामान गायब है, लगेज गायब हो गया। सो हैंडरसन का सामान गायब हो गया, लगेज गायब हो गया, और फिर उसने कंपनी से कंपेंसेशन मांगा कि भाई मेरा 10,000 रुपए का सामान गायब हो गया है, 10,000 रुपए का सामान गायब हो गया, पैसे दो। कंपनी बोले हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है। हैंडरसन बोले ऐसी कैसे नहीं है, तुम्हारे पास लगेज दिया था, तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे को देना। कंपनी बोले टिकट के ऊपर लिखा है कोई लाइबिलिटी नहीं है। हैंडरसन बोले कहां लिखा है, मेरे को तो कहीं नहीं लिखा। कंपनी बोलती है सर जी टिकट के पीछे लिखा है। हैंडरसन पलट के देखता है, वहां तो लिखा है नो लाइबिलिटी फॉर लगेज, पर हैंडरसन पॉइंट क्या बोलता है, पर बोले पीछे पॉइंट लिखा है, चलो माना पीछे पॉइंट लिखा है, पर आगे कहां लिखा है कि पीछे देखो, आगे कहां लिखा है, पीछे देखो, पीछे पीछे देखो, पीछे, ये कहां लिखा है आगे। कंपनी बोली अरे हाँ, ये केस में पता है हैंडरसन जीत गया, हैंडरसन सच में जीत गया, पीछे देखो, पीछे टिकट के पीछे देखो, ये आगे कहीं लिखा नहीं था, पीटीओ प्लीज टर्न ऑफ, सी बैक, नथिंग वाज रिटन देयर। हैंडरसन जीत गया और हैंडरसन को कंपेंसेशन मिलेगा। हां, अगर टिकट के ऊपर लिखा रहता फ्रंट फेस में पीटीओ प्लीज टर्न ऑफ, पीछे देखो, पीछे, तो फिर पीछे वाली कंडीशन एप्लीकेबल होती थी, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होती थी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? ये है हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन वाला केस। फिर ओले वर्सेस मार्लबोरो कोर्ट लिमिटेड। ठीक है, ये तो कतई जहर केस लॉ है। अभी तक के सभी केसेस, कार्लोरेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी, बुल्टन वर्सेस जॉन्स, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता, और अभी हमने देखा हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन। फिर उसके बाद में ओलो वर्सेस मार्लबोरो कोर्ट लिमिटेड। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। केस बड़ा प्यारा है। एक कपल था, वो एक होटल रूम में गया। नालायक, अच्छा सोचो, तुम कतई घटिया लोग हो, नालायक हो। ये केस एग्जाम में पूछ लिया ना तो तुम डे ड्रीमिंग में ही चलाओगे, हाँ होटल रूम है, होटल। नालायक हो, वापस आओ, एग्जाम लिखनी है अपने को। सो एक कपल था, होटल रूम बुक किया। जब होटल रूम बुक किया उस वक्त कंडीशंस में कुछ मेंशन नहीं किया था। होटल रूम बुक किया, पैसा दे दिया, ठीक है, और फिर रूम के अंदर एंटर किया। रूम में एंटर करते से ही नहीं, आप जो सोच रहे हो वो नहीं, रूम में एंटर करते से ही एक बिल बोर्ड दिखा जिसके ऊपर यह लिखा था कि ग्राहक स्वतः के सामान के लिए स्वयं जिम्मेदार है, ग्राहक खुद के सामान के लिए खुद जिम्मेदार है, यह लिखा था। और इस केस में उनका सामान चोरी हो गया। अब हर केस में सामान ही चोरी हो रहा है, उस केस में सामान चोरी हो गया है। क्या ये कपल खुद का जो गुमा हुआ सामान है, जो भी सामान गुमा है, सूटकेस, पर्स, बैग, पैंट शर्ट, पैंट शर्ट नहीं सॉरी, जो भी सामान गुम हुआ है, क्या ये कपल उसको क्लेम कर सकता है? सवाल है क्या कपल इसको क्लेम कर सकता है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि ये कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने के बाद रूम में दिखी। ये कंडीशन जहां कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, जहां बुकिंग कर रहे थे, वहां ये कंडीशन नहीं लिखी थी। आप अभी भी जाना, आप कभी अगर मेक माई ट्रिप पे बुकिंग करोगे, आप यात्रा.com पे बुकिंग करोगे, कहीं पे भी ओयो नहीं नालायक, ओयो नहीं नालायक लोगो, मतलब वहां पे भी करोगे लेकिन वहां अकेले जाना।
जहां पे भी आप बुकिंग करोगे, वहां जब आप बुकिंग करते हो ना ऑनलाइन, तो पूरी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। हालांकि आप उसको टिक करके छोड़ देते हो, पर उसके ऊपर पूरी कंडीशन लिखी होती है कि भाई आप आपके लगेज के लिए जिम्मेदार हो नहीं हो, कितना कंपेंसेशन दिया जाएगा। तो यहां कंडीशन बाद में इंसर्ट की, इसलिए कंपेंसेशन मिलेगा। हाँ, जब होटल बुक कर रहे थे, रूम बुक कर रहे थे, तभी अगर कंडीशन मेंशन किया जाता तो हो सकता है कि आपको कोई भी कंपेंसेशन नहीं मिलता। ये चीज को आपने याद रखना। ओले वर्सेस मार्बलो कोर्ट लिमिटेड, काफी अच्छा केस लॉ है, एग्जाम में पूछने के चांसेस है। सभी केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ खास मैं आपको मार्क करके दे रहा हूं। मैं चाहूंगा इतने केसेस मैंने लिए, इसमें कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझे बताइए, ठीक है? फिर हम बढ़ते हैं आगे। गो फॉर इट फास्ट। अरे बच्चे के डायपर एंड बीवी के गहने बीच में कहां से आया नालायक दिनेश है? कमर्शियल ट्रांजैक्शन रिलेटिव के साथ किया है, प्रॉपर कमर्शियल है तो वैलिड रहेगा बेटा रसी का। अक्षा, ये आकाश, हाँ आकाश, ये वैलिड रहेगा। बिजनेस सेपरेट एंटिटी होती है, लेकिन रसी का वो प्रोप्राइटरशिप था। अगर वो कंपनी या एलएलपी होता तो वो सेपरेट एंटिटी होता था, लेकिन प्रोप्राइटरशिप ये सेपरेट एंटिटी नहीं होता, ना ही पार्टनरशिप सेपरेट एंटिटी होता है। इसके लिए पार्टनर और प्रोप्राइटर वोल्ली सोल्ली जिम्मेदार रहते हैं। यस, मुंडे उंडे झटको, स्ट्रेट बैठो, आगे बढ़ना है हमको। चलो आगे बढ़े। नालायक लोग दांत निकाल निकाल के हंस लो वहां पे, होटल रूम का केस आया तो। कतई नालायक लोग है, कतई नालायक। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना। लगे होटल रूम का केस, खदा खदा करके स्माइली आई वहां पे हजारों करोड़ों। लेट्स गो, अगले केस के ऊपर जाते हैं। पार्कर वर्सेस एसी रेल एंड कंपनी। हाँ, अब ये केस हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन के थोड़ा अपोजिट वाला है। अपोजिट नहीं बोल सकते, हैंडरसन स्टीवनसन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? हमने हैंडरसन स्टीवनसन पे क्या लिखा था कि भाई फ्रंट पे लिखा होना चाहिए, पीछे देखो पीछे, ये लिखा होना चाहिए फ्रंट पे, पीटीओ, पीछे देखो पीछे, ये लिखा होना चाहिए। नहीं लिखा रहा तो पीछे की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। पार्कर वर्सेस एसी रेल एंड कंपनी में क्या हुआ? एसी रेल एंड कंपनी ने पूरे कंडीशन फ्रंट पे लिखे थे, नीचे लिखा था पीछे देखो पीछे, पीटीओ लिखा था, तो पीछे के कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएंगे क्या? यस। तो देखना, पी डिपॉजिटेड हिज बैग्स इन अ क्लॉक रूम ऑफ द रेलवे स्टेशन एंड एक्सेप्टेड रिसीट फ्रॉम द सेम। सेकंड, टर्म एंड कंडीशन ऑफ द रिसीट हैड लायबिलिटी ऑफ बैग्स अप टू $10। तो इन्होंने बोला था एसी रेल एंड कंपनी में कि अगर आपका सामान गुम गया, सामान ही गुमे जा रहा है, तो ऐसे केस में हम आपको $10 देंगे। पी का बैग लॉस्ट हो गया, ठीक है? उसने क्लेम किया एक्चुअल वैल्यू ऑफ बैग जो था $24, लेकिन उसको सिर्फ $10 मिलेंगे, क्योंकि आगे फ्रंट के ऊपर लिखा था पीछे देखो पीछे, और पीछे की कंडीशंस के ऊपर अटेंशन अट्रैक्ट किया गया था। ये चीज को आपको समझना जरूरी है, ठीक है? ये है पार्कर, मतलब हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन एंड पार्कर वर्सेस एसी रेल एंड कंपनी, कंबाइन केसेस है। ये दोनों भी एक साथ पूछे जा सकते हैं। मतलब पहला सवाल वो हैंडरसन वर्सेस स्टीवनसन पे पूछे, और बाद में सवाल के एंड में ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट इफ द कंडीशन अटेंशन टुवर्ड्स द कंडीशन एट द बैक इज अट्रैक्टेड बाय एडिंग अ वर्ड पीटीओ, तो क्या होगा? तो आपको वहां लिखना पड़ेगा कि अगर अटेंशन अट्रैक्ट किया है कंडीशंस के ऊपर पीछे, बैक ऑफ द पेज पे, तो वो कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी। फिर अगला है ऑफर मस्ट नॉट बी बर्डन ऑन ऑफरी। ऑफर, ये ऑफरी के ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए, क्लियर है? ऑफरी कभी भी ऑफरी के ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये चीज को आपने याद रखना। कई बार होता है ना, हीरो हीरोइन को बोलता है आई लव यू, और अगर तूने मेरे को 2 दिन के अंदर नहीं बोला तो मैं मान लूंगा तू मुझसे प्यार करती है, वैसा वाला। तो ऐसा ही एक केस हुआ था फेल्थहाउस वर्सेस बिंडले। हालांकि फेल्थहाउस वर्सेस बिंडले 2 जगह पे आता है, देयर इज द फर्स्ट एरिया। बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, तो जाके आपको समझ में आएगा। रेडी, लेट्स गो। पूरा कॉन्सेंट्रेट करना, कमेंट्स को स्टॉप कीजिए, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर रखिए। ए ऑफर टू सेल व्हाइट हॉर्स, टिपिकल एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट का। ए ऑफर्स टू सेल व्हाइट हॉर्स टू मिस्टर बी। इफ नो रिप्लाई इज गिवन विद इन 7 days, A will assume that contract is being executed. कोई रिप्लाई अगर 7 दिन में नहीं आया तो A समझ जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए B ने हां बोल दिया है। B ने ऑफर की तरफ ध्यान नहीं दिया, निगलेक्ट कर दिया। A thought that B has accepted because A ने क्या बोला था, 7 दिन में एक्सेप्टेंस नहीं आया तो मैं मान लूंगा। आपने एक्सेप्ट किया, तो A ने सोचा B ने एक्सेप्ट कर लिया है। A cannot enforce a contract on his assumption was wrong, क्योंकि आप किसी साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अब इसमें ना 2-3 रूल बाहर निकलते हैं, ठीक
ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। कौन से दो रूल बाहर निकलते हैं वो मैं समझाना चाहूंगा इस केस से। ये याद रखना, ये केस कतई इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रूल नंबर 1, ऑफर शॉल नॉट, ये लिख के रखो सब जन, बी बर्डन ऑन ऑफरी। ऑफरी के ऊपर ऑफर बर्डन नहीं हो सकता। स्पेलिंग को थोड़ा सा निग्लेक्ट कर देना, मेरी डीके इंग्लिश है, यूएस इंग्लिश, यूके इंग्लिश, डीके इंग्लिश। सो ऑफर शॉल नॉट बी बर्डन ऑन ऑफरी। ऑफरी ऑफरी के ऊपर बर्डन नहीं हो सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि 7 दिन में एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं हाँ मान लूंगा, नहीं हो सकता। ये सामने वाला पर्सन जब खुद कंसेंट ना दे तब तक के ये नहीं हो पाएगा। दूसरा रूल इसमें से निकलता है जो आगे आएगा, साइलेंस डज नॉट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। साइलेंस के वजह से एक्सेप्टेंस नहीं होता। यहां देख सकते हो बी साइलेंट था पर इस वजह से एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? हाँ, कुछ कुछ केसेस में साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, वो भी केसेस हम एक्सेप्शनली देखेंगे, बट फिलहाल ये हमारे 2 रूल है, आप इसको लिख के रखिए। गो फॉर इट फास्ट। चलो डन, लिख लिया सबने। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे, लेट्स गो नेक्स्ट। सो फेल्टहाउस वर्सेस बेंडले हमारा हो चुका। अगले इसके ऊपर हम जा रहे हैं क्रॉस ऑफर। ठीक है, अच्छा पहले तो मैं थोड़े से ऑफर के टाइप्स आपको बोल दूं, इससे थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा कि आपको आगे समझ में नहीं आएगा। सो मुझे एक बार सब जन बताइए, कमेंट में लिखिए ऑफर के कितने टाइप्स होते हैं, फटाफट बताइए। ठीक है, फटाफट, शानदार, जबरदस्त। हाँ, स्पेशल ऑफर, जनरल ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओके चलो बहुत बढ़िया। सो ऑफर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जनरल ऑफर, दूसरा स्पेशल ऑफर, तीसरा काउंटर ऑफर, चौथा क्रॉस ऑफर और पांचवा स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है, व्हाट इज जनरल ऑफर? विच इज ओपन टू ऑल, जो ऑफर सबके लिए ओपन होता है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज अ जनरल ऑफर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। दूसरा स्पेशल ऑफर, ऑफर टू स्पेसिफिक पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, व्हाट इज काउंटर ऑफर? यू कैन से निगोसिएशन या बार्गेनिंग। बार्गेनिंग करते हो ना, जैसे आप लोकल मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो, याद है वो जैकेट वाला एग्जांपल? लोकल मार्केट में जैकेट परचेस करने के लिए गए, अभी ठंडी का सीजन आ रहा है, ठंडी में गर्मी चाहिए है, ठंडी में गर्मी चाहिए तो गए लोकल मार्केट में, गर्म जैकेट परचेस करना है आपको। वैसे तो आप सिंगल हो जिंदगी में, तो गर्मी तो मिल नहीं से रही तुमको, तो तुम तो जैकेट से ही काम चलाओगे। ठीक है, तो गर्मी में गए। अभी सीए की जिंदगी झंड होती है, देयर आर डिफरेंट स्टेटस। नॉर्मल लोगों का स्टेटस होता है सिंगल, कमिटेड, कॉम्प्लिकेटेड। सीए के बच्चों का स्टेटस क्या होता है? सिंगल, कमिटेड, कॉम्प्लिकेटेड, न्यू स्टेटस, झंड। झंड, सिंगल, कमिटेड, कॉम्प्लिकेटेड, झंड। हमारा स्टेटस झंड है, ना ही हम सिंगल है, ना ही कमिटेड, ना कॉम्प्लिकेटेड, ओनली झंड। ठीक है, सो गर्मी से मिलने तरी तो तुम गए लोकल मार्केट में जैकेट परचेस करने के लिए। जैकेट परचेस करने के लिए गए, तुमने बोला भैया कितने का दिया? वो मुंह फाड़ता है 4000। तुम जैकेट की तरफ देख के बोलते हो, शक्ल देखी जैकेट की, बराबर है 400 रुपए दूंगा, इतने में इतना ही मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। तुमने काउंटर ऑफर दिया, उसने 4000 बोला, तुमने 400 बोला, काउंटर ऑफर। फिर उसके बाद में क्रॉस ऑफर। ठीक है, व्हाट इज क्रॉस ऑफर? क्रॉस ऑफर मतलब सेम ऑफर अबाउट सेम थिंग टू अपोजिट पार्टीज। सेम ऑफर अबाउट सेम थिंग टू अपोजिट पार्टीज। सेम ऑफर दे रहे हो सेम थिंग के बारे में अपोजिट पार्टीज को, क्रॉस ऑफर। जैसे मैं अभी पूछता हूं, कमेंट में इमीडिएटली लिखना, क्रॉस ऑफर समझ में आएगा। हम ट्रिप जाने वाले हैं, तुम्हारी एग्जाम जैसे ही खत्म होगी, 24 तारीख को एग्जाम खत्म, 19 से 24, 25 तारीख को अपन जा रही ट्रिप, बताओ कहां जाना है? कमेंट में डालो फटाफट फटाफट, देखना चाहूंगा मैं।
बोलो कहां कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? गोवा, हाँ, गोवा गोवा गोवा, हाँ, गोवा गोवा गोवा। अब देखो, बहुत सारे बच्चों ने एक दूसरे को ऑफर दे दिया कि वो गोवा जाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने एक दूसरे को ऑफर दिया वो गोवा जाएंगे। एक ही चीज के बारे में ऑफर है, ट्रैवलिंग, टूरिज्म, हॉलीडे। और देखो गोवा गोवा देख रहे हो इसे कहते हैं क्रॉस ऑफर। एक ही ऑफर दिए जा रहे हैं सब लोग एक दूसरे को, दैट इज अ क्रॉस ऑफर। मैंने आपको बोला गोवा चलते, तुमने एट द सेम टाइम बोला गोवा चलते हैं, क्रॉस ऑफर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ऐसा क्या खास बात है गोवा में? है सभी लोग गोवा लिखे जा रहे हैं, कोई एक भी दूसरा कमेंट नहीं कर रहा है, नालायक लोग। ऐसा क्या करना है तुमको गोवा जाके? नहीं, मत बताना, मत बताना, कमेंट में मत बताना, नहीं बताना कमेंट में। मैंने गलती से पूछ लिया, मत बताओ, प्लीज मत बताओ, ठीक है? मेरे को मालूम है तुमको क्या करना है गोवा जाके, नालायक लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। क्रॉस ऑफर के बाद में आता है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर मतलब एन ऑफर विच इज ओपन फॉर स्पेसिफिक पीरियड। एन ऑफर विच इज ओपन फॉर स्पेसिफिक पीरियड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? ये चीज को आपने याद रखना। ये है आपके टाइप्स ऑफ ऑफर। किसी को चाहिए तो फोटो खींच लो, कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। चाइना कौन जाता है ट्रिप के लिए? नालायक, कोरोना लेके आओगे वहां से। मालदीव्स, ओ रईस लोग, ये लोग रईस है। केशव भाई रईस हो भाई तुम। मालदीव्स, मां कसम। लंदन, चित्रा, लंदन। कानपुर, कानपुर कौन घूमने जाता है? रशिया, नालायक मिहिर, रशिया बोले। मनाली, हाँ मनाली, सस्ते नशे दिख रहे। ओके, चलो फोटो खींच लिया सबने। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मुझे मैं गोवा गया हूं क्या? नहीं बेटा, मैं ऐसी जगह नहीं जाता, मैं बहुत ही सात्विक इंसान हूं। मैं ऐसे ऐसे जगह नहीं जाता, मैं चारों धाम की यात्रा करता हूँ। तिरुपति, कुल्लू, तिरुपति, बालाजी, ठीक है, उसके बाद में चारों धाम, फिर उसके बाद में काशी, मथुरा, अयोध्या, ऐसे जगह जाता हूँ मैं। छी छी छी, तुम गंदे बच्चे हो। ठीक है, आगे उसके बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर मैंने आपको समझा दिया है। नाउ नेक्स्ट कंटेंट जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कतई इंपॉर्टेंट, जहर इंपॉर्टेंट, 5 स्टार मार्क, पूरे 4 स्टार लगा दो, 5 स्टार लगा दो, एक आधा चांद भी ड्रॉ कर लो, एक आधा सूरज ड्रॉ कर लो, चांदनी रात बना दो, नदी नाले पहाड़ जो तुमको ड्रॉ करना है सब ड्रॉ कर लो। ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर एंड इंटेंशन ऑफ ऑफर। आपने अभी तक ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर सुना होगा, इंटेंशन ऑफ ऑफर शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। तो ये चीज को समझाना मेरी जिम्मेदारी है। तो कतई जहर बोर्ड पे ध्यान देना, एक का कमेंट मत करना, मुझे पूरा ध्यान बोर्ड पे चाहिए। ठीक है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। ऑफर, ऑफर is a final expression of willingness to make a person bound by his offer if other person accepts it. Offer is made with intention of agreement. ऑफर ये एग्रीमेंट के इंटेंशन से दिया जाता है। ठीक है, मतलब एक बंदा जब दूसरे को ऑफर देता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला इसके ऊपर हां बोलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुमने किसी को प्रपोज किया आई लव यू, तो तुम एक्सपेक्ट करते हो सामने वाला बोलेगा हाँ, नहीं हाँ बोलेगा तो शर्माएगा, शर्माएगा, शर्मा लिया तो भी काम बन गया अपना। लेकिन अगर तुमने ये बोला आई लव यू, हाँ बोलना है तो हाँ बोल, वरना तिल लेने गया, ये कोई ऑफर हुआ? ये कोई प्यार हुआ? क्या आई लव यू हाँ बोलना है तो हाँ बोलो, तिल लेने गया, इसे प्यार कहते हो? ये प्यार नहीं, ये मतलब ये प्यार नहीं है, ये बोलना चाहता हूं मैं। सो ऑफर के अंदर एक इंटेंशन होता है कि सामने वाला पर्सन हाँ बोले। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। व्हाट इज इन्विटेशन टू ऑफर? इन्विटेशन टू ऑफर इज मेड विथ इंटेंशन टू गेट न्यू ऑफर। ठीक है, ये नॉर्मली लड़कियां करती है, मतलब नो ऑफेंस टू लड़कियां, पर नॉर्मली लड़कियां करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लड़का लड़की बैठे हैं, दोनों काफी अच्छे दोस्त थे बहुत सालों से। लड़की बोलती है कि यार काश कोई मुझे मिल जाए तेरे जैसा। लड़की बोलती है ना, काटने का तरीका, नो ऑफेंस टू लड़कियां, ये उनके लिए नहीं जो ऐसा नहीं करती है। ठीक है, प्लीज।
सो लड़की बोलती है लड़के को, काश मुझे तेरे जैसा कोई मिल जाए। लड़का खुश हो जाए, मन ही मन में लड्डू फूटा ढिशुम। लड़का बोलता है मेरे जैसा कोई मिल जाए, वाह मेरी तो चांदी चांदी। और लड़का बोलता है आई लव यू। लड़की बोलती है नहीं, आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। कट गया। ए खुदा कट गया। अब लड़की ने ये जो बोला ना, काश मुझे तेरे जैसा कोई मिल जाए, काश मुझे तेरे जैसा कोई मिल जाए, इंटेंशन टू ऑफर है भाई, धोखा मत खाना। ना, इंटेंशन टू ऑफर है। ये लड़का भी लड़की को बोले ना तो लड़कियां संभल के रहना, इंटेंशन टू ऑफर है। लड़का बोले काश तेरे जैसी कोई मिल जाए, इंटेंशन, इन्विटेशन टू ऑफर। ये इन्विटेशन टू ऑफर, इंटेंशन नहीं, इन्विटेशन टू ऑफर है। वो आपको ऑफर नहीं दे रहे, वो आपको इन्विटेशन दे रहे कि आप ऑफर दो। धोखा मत खाना, ऑफर मत देना। लड़की ने बोला लड़के को काश मुझे तेरा जैसा कोई मिल जाए, इन्विटेशन टू ऑफर आया। अब अगर आप आई लव यू बोलोगे, आप ऑफर दोगे, आप आई लव यू बोलोगे, आप ऑफर दोगे, फिर तो कटना तय है। समझ में आ रहा है? कटना तय है। सो जब लड़की बोलेगी काश मुझे तेरा जैसा कोई मिल जाए, लड़का बोलेगा ठीक है मिल जाएगा, शायद तेरी किस्मत अच्छी रही तो मिल जाएगा। ऑफर ही नहीं आया तो कटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो सीधे सीधे ये लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जांपल है। लड़की ने बोला काश तेरे, लड़के ने बोला लड़की को काश मुझे तेरी जैसी कोई मिल जाए। आगे मत बढ़ना, बोलना तेरी किस्मत होगी तो मिल जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तेरी अगर किस्मत अच्छी होगी तो मिल जाएगा, ऐसा बोलना। ऑफर ना देना, तुम भी इन्विटेशन टू ऑफर देना। तुम भी इन्विटेशन, वो इन्विटेशन टू ऑफर दिया, तुमने भी इन्विटेशन टू ऑफर ही देना चाहिए जिंदगी के अंदर। ठीक है? इट इज अ मेड टू गेट अ न्यू ऑफर। जैसे ही तुमको बोला काश तेरे जैसा मिल जाए, सामने वाला बेचारा ऑफर दे पड़ता है, आई लव यू, ये ऑफर दे दिया। अरे वो एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी कहां सोचा तुमने? तो ये गलत है, ये चीज को याद रखना। इट इज अ इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, सर एक ऐसे एग्जांपल देते हो जिंदगी में तुम, अब ऐसे ही देने पड़ेंगे जो तुमको समझ में आते हैं, तुम उस एज में आ चुके हो ना। दूसरा अच्छा एग्जांपल, प्रोस्पेक्टस। शेयर सब्सक्राइब जब करने होते हैं तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, कंपनी बोलती है प्रोस्पेक्टस पढ़ो और हमको ऑफर दो, कितने पे शेयर खरीदना चाहोगे, अगर हमको तुम्हारा ऑफर पसंद आया तो हम आपको शेयर बेचेंगे। गवर्नमेंट टेंडर, हमें एक ब्रिज बांधना है, ठीक है, एक फ्लाईओवर बांधना है मुंबई से लेके दिल्ली, एक फ्लाईओवर मुंबई से लेके दिल्ली स्ट्रेट अवे। इसके लिए गवर्नमेंट बोले कौन बांधने के लिए आ सकता है, जो सबसे लोएस्ट बिड करेगा वो ऑफर है। गवर्नमेंट ने टेंडर के लिए एडवर्टाइजमेंट डाली, इन्विटेशन टू ऑफर, जिसने बिड प्लेस की वो ऑफर, फिर गवर्नमेंट उसमें से एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्टेंस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये चीज को आपने कतई जहर लेवल पे याद रखना, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? ये चीज को बहुत अच्छे तरीके से आपने याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना? उसके बाद में इंटेंशन ऑफ ऑफर। अब इंटेंशन ऑफ ऑफर क्या है? ये ना ही इन्विटेशन है ना ही ये ऑफर है, ये सिर्फ एक इंटेंशन जाहिर किया है कि हो सकता है आगे जाके हम ऐसा कोई ऑफर क्रिएट करें। ठीक है? कई बार ऐसा होता है, आप आपके दोस्त को बोलते हो, आप आपके रिलेटिव को बोलते हो, आप आपके फ्रेंड्स को बोलते हो कि बेसिकली कोई चीज आप फ्यूचर में करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, आप आपके एक सीनियर से मिले, हालांकि सीए में सीनियर जूनियर नहीं होता, फाउंडेशन इंटरमीडिएट में कोई सीनियर नहीं, कब कोई कौन किसका सीनियर बन जाए कोई गारंटी नहीं है। ठीक है? सो सीनियर जूनियर नहीं होता, पर तुम तुम्हारे सीनियर से मिले, उसके नोट्स आपको बहुत अच्छे लगे। ठीक है? उसके नोट्स आपके अच्छे लगे और आपने उसको बोला कि सर, सर्वर तो नहीं बोलते हम सीए में क्योंकि कब कौन सीनियर जूनियर बन जाए कोई गारंटी नहीं है, तो आपने उसको बोला अगर मैं फाउंडेशन पास हो गया, जो आप होंगे, जरूर होंगे, होना ही है हमको, अगर मैं फाउंडेशन पास हो गया मैं आपके सभी नोट्स 5,000 रुपए में खरीदूंगा। उसने पूरे नोट्स बनाए रजिस्टर वगैरह में, बाकायदा लिख के रखा, 5 कलर के पेन यूज किए, नोट्स बनाए। आप बोले कि अगर मैं पास हुआ तो मैं आपसे 5,000 में लूंगा। दिस इज नॉट अ ऑफर, दिस इज नॉट ए इन्विटेशन टू ऑफर, दिस इज जस्ट इंटेंशन ऑफर। अगर मैं पास हुआ तो मैं आपके नोट्स खरीदूंगा। ठीक है? मैं तब, अब जब पास होऊंगा तो देखा जाएगा। ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, कुछ बच्चे इसको बोलेंगे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? ये कॉन्टिंजेंट भी नहीं है, पास होऊंगा नहीं होऊंगा उसके ऊपर। अभी तक मैंने क्या बोला है कि मैं अगर पास हुआ तो मैं खरीदने का सोचूंगा। ठीक है? अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं पास हुआ तो मैं लूंगा ही लूंगा, कंफर्म ही लूंगा। भाई मैं बोल रहा हूं मेरे को नोट्स पसंद आए, अगर मैं पास हुआ तो मैं लेने की कोशिश करूंगा। इट इज इंटेंशन ऑफ ऑफर। ये डिफरेंस है। एक बार आपने याद रखना, जब ऑफर में आप एक्सेप्टेंस ऐड करते हो, इट लीड्स टू एग्रीमेंट, मतलब प्रॉमिस, एटलीस्ट इससे प्रॉमिस आता है। जब इन्विटेशन टू ऑफर, आईटीओ में आप एक्सेप्टेंस ऐड करते हो, इट लीड्स टू ऑफर। ठीक है? लेकिन जब आप इंटेंशन टू ऑफर में एक्सेप्टेंस ऐड करते हो, तो इस सिचुएशन में इंटेंशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाहर निकलता है।
इसको जरा समझना, इसमें इंटेंशन टू एक्सेप्ट बाहर निकलेगा। जैसे आपने आपके सीनियर को बोला कि मैं अगर पास हुआ तो 5,000 में आपके नोट्स खरीदूंगा, और सीनियर बोला बहुत अच्छी बात है खरीद लेना, बहुत अच्छी बात है खरीद लेना, तो उसने आपको कोई प्रॉमिस नहीं दिया। वो क्या बोल रहा है, तुमने इंटेंशन टू ऑफर दिया, उसने इंटेंशन टू एक्सेप्टेंस दिया कि हाँ भाई खरीद लेना, मेरा भी इंटेंशन है कि मैं देखो बेचूंगा, लेकिन ये बाद में होगा नहीं होगा ये अलग से बात है। क्लियर है? ये चीज को आपने याद रखना, बहुत ही जहर एग्जांपल है, बहुत कतई इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसको याद रखना। गो फॉर इट फास्ट। सो और जो यहां पे विनोद विनोद कर रहा है पीके अग्रवाल, बेटा मेरे को आपको म्यूट करना पड़ेगा, आई एम वेरी सॉरी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहां स्पैम नहीं करते हैं, वेरी सॉरी। कृपया स्पैम ना कीजिए, हम मैराथन में समय बचाने के लिए है, वेस्ट करने के लिए नहीं। हेलो के जो एमएलए एमएलए कर रहा है, आई हैव टू हाइड यू ऑल्सो बेटा, वेरी सॉरी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम इसको स्पैम नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, अगर आपको अंक्या संज्ञा वाले एग्जाम्पल याद आ रहे हैं, हमने उसी हिसाब से दिए थे बेटा, मेरे हैप्पी वो आपको याद आ रहे हैं। 750 के आसपास लोग लगे पड़े हैं, शानदार। और 1.5 घंटा हमारा कंप्लीट हुआ है, हम आगे पढ़ते रहेंगे जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। चलो फोटो निकाल लिया होगा, आई गेस आपको ये काफी अच्छे से समझ में आया। ऑफर, प्रपोजल, इन्विटेशन टू ऑफर एंड इंटेंशन टू ऑफर, इसके ऊपर पहला केस आता है इन्विटेशन टू ऑफर का, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूथ्स कैश केमिस्ट्स लिमिटेड। काफी अच्छा केस है, कई बार आपके साथ भी हुआ होगा। शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जब आप जाते हो तो प्राइस टैग लगे होते हैं अलग अलग गुड्स के ऊपर। समझो तुमको कोई जीन्स या कोई टॉप पसंद आया, ठीक है, लड़कों को टॉप पसंद नहीं आते, लड़के को टी शर्ट पसंद आती है, ठीक है, लड़का टॉप पहनेगा अच्छा लगेगा क्या, नहीं, ठीक है। सो लड़के को टी शर्ट पसंद आई, जीन्स सबको पसंद आ सकती है। सो आपको जीन्स पसंद आई, जीन्स के ऊपर प्राइस लिखा था। अब अगर आप लेविस की जीन्स लेने जाओगे, रेड लूप वाली कम्यूटर टाइप की, जो हाई लेवल की आती है, हम जैसे गरीब लोगों को तो नहीं मिल सकती हो, ठीक है। सो हाई लेवल की जीन्स आती है, आप वो जीन्स लेने के लिए गए, उसकी प्राइस लिखी थी 8,000 रुपए की जीन्स, मतलब पे करते करते फट जाएगी पर जीन्स नहीं फटेगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। सो 8,000 रुपए की जीन्स लिखी थी उसके ऊपर। अब आपको जीन्स बहुत पसंद आई, जीन्स के ऊपर आपका दिल आ गया कि ये जीन्स मैं पहनूंगा तो बहुत भारी लगूंगा। आप जीन्स लेके चले गए काउंटर के ऊपर, और काउंटर पे आपने जीन्स दिखाया, आपने बोला मेरे को ये जीन्स चाहिए, काउंटर वाला बोला नजर नहीं दे सकते, ये आखिरी पीस बचा है, हमें डिस्प्ले के लिए चाहिए। होता है कई बार ये, सर ये आखिरी पीस बचा है, हमें डिस्प्ले के लिए चाहिए, अगला स्टॉक जब आएगा तो हमको बेचेंगे। बात तो सही है, मतलब जो आपने प्राइस टैग देखा वो इनविटेशन टू ऑफर था। जब आप काउंटर पे लेके गए जींस, दैट इज ऑफर, और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, दैट इज रिजेक्शन, दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस। क्लियर है? कई बार आप काउंटर पे लेके जाते हो तो बोलते हैं सर इस जींस के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, अभी 8,000 में नहीं, ये सिर्फ 5,000 में मिल रही है, आप ले लो। तो देखो ऑफर आपने दिया, वहां से नया काउंटर ऑफर आया, उसने आपको डिस्काउंट करके दिया, आप इमीडिएटली बोलते हो हाँ, आपने एक्सेप्टेंस दे दिया। ऐसे ही इस केस में हुआ था, अ सेल्फ सर्विस सिस्टम हैज बीन देयर फॉर अ परचेसिंग ऑफ द गुड्स, अ कस्टमर सिलेक्टेड द गुड्स बट अ शॉप ओनर रिफ्यूजेस टू सेल इट। ठीक है, कस्टमर वांटेड टू सू द शॉपकीपर, कस्टमर को शॉपकीपर के ऊपर सू नहीं, नालायक, केस करने की इच्छा हो गई, सू करने की इच्छा हो गई, बोले नालायक लोगों केस करने की इच्छा हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आप केस कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि इट इज जस्ट इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, अब इन्विटेशन टू ऑफर के कुछ एग्जांपल्स आप प्लीज साइड में लिख के रखिए, आपके रजिस्टर कहीं पे भी। पहला एग्जांपल लिखना, प्राइस टैग इज अ इन्विटेशन टू ऑफर, प्राइस टैग इज अ इन्विटेशन टू ऑफर। सेकंड, मतलब मैक्सिमम आप जब आज करंट मार्केट में देखते हो सब इन्विटेशन टू ऑफर ही है। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट टेंडर इज अ इन्विटेशन टू ऑफर, एडवर्टीजमेंट फॉर गवर्नमेंट टेंडर इज अ इन्विटेशन टू ऑफर। उसके बाद में तीसरा आप लिखो, प्रोस्पेक्टस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज इन्विटेशन टू ऑफर। एग्जाम्पल लिखो, कमेंट ना करो नालायक लोगो। इज ए इन्विटेशन टू ऑफर। उसके बाद में
आपको कई बार आपने ऑफर देखा होगा, बैंक आपको लेती है होम लोन ले लो, होम लोन ले लो। अब जैसे ही बैंक ने एडवर्टीजमेंट में होम लोन लिया तो क्या एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे आपको होम लोन मिल जाएगा? नहीं, वो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। तो लिखना एडवर्टीजमेंट ऑफ लोन गिविंग बाय बैंक इज इन्विटेशन टू ऑफर। एडवर्टीजमेंट ऑफ लोन गिविंग बाय बैंक इज इन्विटेशन टू ऑफर। चलो आगे, अगले केस के ऊपर जाते हैं। ऑक्शन, एडवर्टीजमेंट ऑफ ऑक्शन इज इन्विटेशन टू ऑफर। एडवर्टीजमेंट ऑफ ऑक्शन इज इन्विटेशन टू ऑफर। चलो बहुत बढ़िया। यह चीज होने के बाद अगले वाले कंटेंट के ऊपर जा रहे हैं, हैरिस वर्सेस निकरसन। ठीक है, न्यूज़पेपर में ऑक्शन का एडवर्टीजमेंट दिया, समझो मिस्टर ए ने। मिस्टर एक्स वो एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे दूसरे गांव से उठ के यहां पे आया, कलकत्ता से उठ के मुंबई आया, ऑक्शन है इसलिए टाइम पे ऑक्शन कैंसिल हो गया। क्या मिस्टर एक्स ए को सीयू कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट आया है दैट इज जस्ट इन्विटेशन टू ऑफर, दैट इज नॉट अ ऑफर। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। फिर उसके बाद में अगला वाला रिवोकेशन एंड लैप्स ऑफ ऑफर। आपका ऑफर कब रिवोक हो जाएगा या आपका ऑफर कब लैप्स हो जाएगा, इसके बारे में चीज बोली गई है। कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन, अगर आपने रिवोकेशन का नोटिस दे दिया तो आपका ऑफर रिवोक हो जाएगा। अगर रिजनेबल समय चला गया ऑफर देने के बाद में और फिर भी एक्सेप्टेंस नहीं आया तो भी आपका ऑफर लैप्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैंने सब्जी बेचने का आपको ऑफर दिया कि मेरे भाई मेरे पास में पालक है, गोभी है, पत्ता गोभी एक्सेट्रा, आप इसको खरीदो। 10 दिन तक आपने कुछ नहीं बोला तो ऐसे केस में ऑफर लैप्स हो गया, क्योंकि अब पेरिशेबल गुड्स थे। पेरिशेबल गुड्स के केस में आपने 1 दिन या 2 दिन के अंदर मैक्सिमम हाँ बोलना चाहिए। तीसरा, विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं आया प्रिस्क्राइब टाइम में तो भी ऑफर लैप्स हो जाएगा। कुछ ऑफर स्टैंडिंग ऑफर होते हैं कि भाई मैं आपको मेरी कार बेचना चाहता हूं BMW, वो भी 7 दिन तक वैलिड है और आप उसको खरीद सकते हो सिर्फ 10 रुपए में। ठीक है, अगर आपने 7 दिन में हाँ बोला तो ठीक है, नहीं तो 7 दिन के बाद में ये ऑफर लैप्स हो जाएगा। फेल्योर टू एक्सेप्ट और फुलफिल द कंडीशन, जो ऑफर के अंदर कंडीशन बोले हैं वो आपने प्रॉपर्ली फुलफिल नहीं किए। आपने देखा होगा कई बार कौन बनेगा करोड़पति की ऑफर निकलती है, घर बैठे करोड़पति, कि भैया हम क्वेश्चन पूछेंगे आप उसके आंसर दे दो, ठीक है, तो आप करोड़ रुपए जीत सकते हो। सो अमिताभ बच्चन ने सवाल पूछा कौन बनेगा करोड़पति, आपके सामने है 4 ऑप्शन, और उससे सवाल बोलने के बाद में आपने मन के मन में आंसर बोला ऑप्शन डी इज आंसर। क्या आप करोड़पति बन जाओगे? नहीं, आपको एसएमएस के थ्रू वो सेंड करना पड़ेगा, जो वहां तक पहुंचना पड़ेगा, शॉर्टलिस्ट होना पड़ेगा, फिर ही आप करोड़पति बन सकते हो। उसके बाद में अगर आपको जॉब चाहिए तो जॉब के लिए आपको रिज्यूम सबमिट करना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, टेस्ट देनी पड़ती है। सो आपने कंडीशंस फुलफिल नहीं किए। डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर, जो प्रपोजर है वो इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया, ठीक है, वो अगर माइनर नहीं हो सकता, वेरी सॉरी, वो अनसाउंड हो गया, उसका डेथ हो गया, या वो अलाइन एनिमी हो गया, या फॉरेन डिप्लोमैट हो गया, क्लियर आंसर, या कॉन्विक्ट हो गया, तो आपका ऑफर ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ऑफर के जितना भी कंटेंट है वो यहां पे होता है खत्म। मैं चाहूंगा एक बार आप ऑफर को बहुत अच्छे से पढ़िए, कोई क्वेरी है तो पूछिए। हाँ, जिनके क्वेरीज एंटरटेन नहीं हो रहे टेंशन मत लीजिए, आगे मैं जरूर लाइव सेशन में, क्वेरी सेशन में इसको एंटरटेन करूंगा। अभी खरीदना है नालायक, जैसे ही कार की बारी आई सब जन ऑफर देने लग गए वहां पे। हैरिस वर्सेस एन निकरसन, वो इंटेंशन ऑफ ऑफर में डाला है, बट बेटा एक केस में कई सारे डिसीजंस निकलते हैं। मेन ये चीज है कि आप एक केस के सभी डिसीजन याद रखो अशोक, तो ये बेटर होगा। ऑक्शन करवाते हो अगर चीज डैमेज हो गई तो भी आप केस नहीं कर सकते, फिर वो चीज नहीं बेची जाएगी, और उसका लाइबिलिटी जिसके पास पोजीशन होगा उसके हिसाब से डिपेंड होगा। काला कबूतर वाला कंसेप्ट आने वाला है बेटा, डोंट वरी, आगे हम इसको लेंगे ही लेंगे, डोंट वरी। ब्लैक एंड व्हाइट पिजन वाला कंसेप्ट आ ही रहा है, जस्ट डोंट वरी, लेट्स गो। ओके, अब ये चीज होने के बाद में मैं जरा जाना चाहूंगा एक्सेप्टेंस के ऊपर, और एक्सेप्टेंस वाली चीजें हम अब शुरू करते हैं, एक्सेप्टेंस वाले रूल्स, ठीक है। एक्सेप्टेंस के रूल्स क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, मतलब जो पूछा है उसके लिए स्ट्रेट एक्सेप्टेंस हो, बिना किसी कंडीशन के। जब आपने एक्सेप्टेंस में कंडीशन डाली इट रिजल्ट्स इन काउंटर ऑफर। फॉर एग्जांपल, मैं इसको आपको सिंपली इक्वेशन वाइज बोलूंगा, मिस्टर ए ने, या अच्छा एग्जांपल लेते हैं, मिस लेते हैं, मिस रेहा ने ऑफर दिया
मिस दीपिका को, अभी वो मिसेस हो गई, सॉरी, मिसेस दीपिका को, मिस रेहा ने मिसेस दीपिका को ऑफर दिया। पता होगा आपको किस बात का दिया है? लगे तुम लगे सर, नहीं नालायक, ध्यान दो। मिस रेहा ने ऑफर दिया मिसेस दीपिका को कि वो उसको ड्रग्स बेचेगी। ड्रग्स मतलब मैं उन ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूं चरस कोकेन अफीम गांजा, मैं बात कर रहा हूं ड्रग्स मतलब दवाई। वो उसको दवाई बेचेगी, इसको ऑफर दिया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। मिस रेहा ने मिसेस दीपिका को ऑफर दिया कि वो उसको दवाई बेचेगी, ठीक है। और उसने बोला कि मैं देखो दवाई बेचूंगी ₹1 CR की, 1 करोड़ की दवाई बेचूंगी। मिसेस दीपिका ने इमीडिएटली इसके अंदर बोला ठीक है मैं लूंगी, लेकिन इसने कंडीशन पुट किया कि भाई मुझे होम डिलीवरी चाहिए, मुझे दवाई की होम डिलीवरी चाहिए। आजकल बहुत रिस्क चल रहा है, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट वाले इधर उधर भाग रहे हैं, तो मुझे होम डिलीवरी चाहिए, मुझे घर पे चाहिए दवाई। अब देखना, जो ये पहला ऑफर आया ये ऑफर था, और जैसे ही आप ऑफर में कंडीशन पुट करते हो इट लीड्स टू काउंटर ऑफर, इससे काउंटर ऑफर बनता है, ठीक है। सो एक चीज को आपने याद रखना, ऑफर के ऊपर अगर आप एक्सेप्टेंस विद कंडीशन देते हो, एक्सेप्टेंस प्लस कंडीशन डालते हो, कोई सब्सटेंशियल कंडीशन डालते हो, तो इससे एक्सेप्टेंस नहीं होता, इट लीड्स टू काउंटर ऑफर। ये चीज को आपने याद रखना है, इससे काउंटर ऑफर होगा। अब जब दीपिका ने बोला कि ठीक है मैं परचेस करूंगी पर मुझे होम डिलीवरी चाहिए, ये काउंटर ऑफर निकला है। अब इस ऑफर को हो सकता है रेहा माने या नहीं माने, हो सकता है रेहा ना माने, बिकॉज नार्कोटिक्स वाले बहुत घूम रहे इधर उधर, गलती से रंगे हाथ पकड़ लिया तो वापस जेल में जाना पड़ेगा। इसीलिए इस चीज को हम काउंटर ऑफर बोलते हैं। एन एक्सेप्टेंस विद अ कंडीशन इज अ काउंटर ऑफर, क्लियर है? इसलिए हमेशा क्या बोला जाता है, एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस या एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। जो क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड मतलब जिसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा इस चीज को आप लिख के रखिए, एग्जांपल याद रहेगा। गो फॉर इट फास्ट। बुल्टॉन वर्सेस जॉन्स, लोकेश वापस हम ले नहीं पाएंगे, सो कीप, आप इसको रेगुलर लेक्चर्स में से देखो तो आपको काफी अच्छे से पता चला। रेगुलर लेक्चर्स भी यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, यू कैन रेफर इट फ्रॉम देयर बेटा। चलो डन, हो गया सबका? डन। सो ये हो गया एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। फिर उसके बाद में हम अगले इसके ऊपर जा रहे हैं। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर ये प्रॉपरली कम्युनिकेट करना चाहिए सामने वाले पर्सन को, तो ही जाके उसके ऊपर एक्सेप्टेंस आ सकता है, और एक्सेप्टेंस भी प्रॉपरली कम्युनिकेट होना चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड। ऐसा नहीं हो सकता कि सामने वाले ने ऑफर दिया, रेहा ने दीपिका को ऑफर दिया, क्या तू माल परचेस करना चाहती है? माल तुम्हें पता है ना, माल मतलब सिगरेट होता है, माल मतलब वो नहीं होता, माल मीन सिगरेट, ठीक है। सो क्या तू माल परचेस करना चाहती है? दीपिका ने मन के मन में अंदर बोला हाँ, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मोड, जो मोड में बोला है उसी मोड में एक्सेप्टेंस जाना चाहिए। कोई दूसरे मोड से आप एक्सेप्टेंस दोगे तो प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर एक्सेप्टेंस इन रीजनेबल टाइम, रीजनेबल समय के अंदर एक्सेप्टेंस दो तो वैलिड होगा, रीजनेबल समय के बाद ऑफर लैप्स हो जाती है। मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, सिर्फ साइलेंट बैठने से हम एक्सेप्टेंस नहीं मानते हैं। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, कुछ काम करके भी एक्सेप्टेंस शो किया जा सकता है, जैसे राइटिंग में, वर्ड ऑफ माउथ से, परफॉर्मेंस से, किसी और तरीके से भी एक्सेप्टेंस। जैसे होटल में बैठ के अगर आप खाना खाते हो, दैट मींस कि आपने ओपन ऑफर को एक्सेप्टेंस दिया है, क्लियर है? जो ऑफर ओपन है, जो स्टैंडिंग है, आपने उसको एक्सेप्टेंस दिया है। Who can accept? In a case of specific offer, only specific person can accept, and in case of general offer, a general person can accept. ठीक है? Mode of acceptance, expressed और implied, दो टाइप के acceptance होते हैं। express, बोल के आपने किया, सामने वाले के साथ agreement करके किया, that is acceptance. Implied acceptance, होटल के अंदर डाइनिंग करना या फिर पीएमटी लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज करना, these are implied acceptance. लीगल रूल्स फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड का पहला केस, वो जितने रूल्स मैंने बोले उसी के ऊपर अभी हम कैसे शुरू कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। आ जाइए, पानी वानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, जस्ट वेट।
चल, सो स्टार्ट करते हैं पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर। ब्रॉडजन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी में क्या हुआ था, एक टेंडर आया था मैनेजर के पास मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी के। उस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी के मैनेजर ने उस टेंडर को एक्सेप्ट किया और खुद के ड्रॉअर में रख दिया, और वो टेंडर को उसने सामने वाले पार्टी को शिप ही नहीं किया, सामने वाले पार्टी को उसने बोला ही नहीं। फॉर एग्जांपल, सामने वाले पार्टी ने टेंडर को ऑफर दिया, मैंने साइन किया, मैंने ड्रॉअर में डाल दिया, मैंने उनको वापस भेजा ही नहीं कि मैंने एक्सेप्ट किया। और बाद में अगर मैं क्लेम करता और मैंने तो एक्सेप्ट कर दिया था, पर आपने जब तक कम्युनिकेट नहीं किया तो उसे वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। केस काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो यहां क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी सेड टू बी कंक्लूडेड बिकॉज मैनेजर हैज नॉट कम्युनिकेटेड एक्सेप्टेंस। आपने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक्सेप्टेंस बाय हुम, एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है, एक्सेप्टेंस वही दे सकता है जिसको आपने ऑफर दिया है, ठीक है। एक्सेप्टेंस वही दे सकता है जिसको आपने ऑफर दिया है। ये एक केस हुआ था पॉवेल वर्सेस ली का, इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, काम का है। एक स्कूल था, स्कूल में ट्रस्टी थे, स्कूल के ट्रस्टी होते हैं ना, जिन्होंने स्कूल के अंदर इन्वेस्ट किया होता है बेनिफिट के लिए, वो ट्रस्टी थे ए बी सी डी ई एफ और एल, ठीक है। इनको एक स्कूल के लिए प्रिंसिपल चाहिए था, तो इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे थे। तो एल ने खुद के दोस्त पी को बुलाया कि भाई तू आजा, हम इंटरव्यू लेंगे, तू प्रिंसिपल बन जाना। पी ने इंटरव्यू दिया सबको, ठीक है, सबको इंटरव्यू दिया, और फिर ये लोग बोले कि हम आपको बताएंगे 4 दिन में। इन बिटवीन एल ने इनफॉर्मली पी को बोल दिया कि भाई तू प्रिंसिपल पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गया है, तूने तेरा इंटरव्यू जबरदस्त हो गया है, एक नंबर तू सिलेक्टेड है। लेकिन स्कूल की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया, ये सिर्फ एल एक ट्रस्टी ने पी को बोला क्योंकि वो उसका फ्रेंड था। पर जब एक्चुअल प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज करने की बारी आई तो पूरे ट्रस्टीज ने मिलकर क्यू नाम के पर्सन को प्रिंसिपल करके अपॉइंट कर दिया, और पी को उन्होंने अपॉइंट नहीं किया। पी ने केस कर दिया एल के ऊपर कि भाई पॉवेल ने ली के ऊपर केस कर दिया कि भाई तूने जो मेरे को कम्युनिकेट किया था उस कम्युनिकेशन के हिसाब से मैं प्रिंसिपल होना चाहिए। ली बोलता है यार मेरा कम्युनिकेशन कोई मायने नहीं रखता, बिकॉज तुझे प्रिंसिपल बनना है स्कूल का, मैं तो ट्रस्टी हूं, तो मैंने जो भी कम्युनिकेट किया वो लीगली बाउंड नहीं है। और यहां पे यही डिसाइड किया गया कि स्कूल के ट्रस्टीज ने या स्कूल ने मिलकर कम्युनिकेशन पी को देना चाहिए। इस केस में एल के कम्युनिकेशन से बात नहीं बनेगी। केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। फिर उसके बाद में अगला वाला आता है मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के लिए अगर कोई मैनर मेंशन नहीं किया है तो आप एक्सेप्टेंस रीजनेबल मैनर में दे सकते हो। होल्ड, मैंने इसके लिए कोई डायग्राम नहीं, तो आप एक्सेप्टेंस रीजनेबल मैनर में दे सकते हो। और अगर एक्सेप्टेंस के लिए कोई मैनर मेंशन किया है तो उस मैनर में आपने एक्सेप्टेंस देना चाहिए जिस मैनर में उसको मेंशन किया है। टाइम लिमिट फॉर एक्सेप्टेंस, ऑफर डज नॉट प्रिस्क्राइब द टाइम, तो एक्सेप्टेंस रीजनेबल टाइम में देना चाहिए। और अगर टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब हुआ है तो प्रिस्क्राइब टाइम में ही आपने एक्सेप्टेंस देना चाहिए। जैसे एक केस हुआ था राम्सगेट विक्टोरिया होटल वर्सेस मॉन्टेफियोरे। एक केस हुआ था जिसमें पर्सन ने राम्सगेट विक्टोरिया होटल को अप्लाई किया था शेयर्स के लिए कि मुझे आपके कंपनी के शेयर्स चाहिए, मैं इंटरेस्टेड हूं आपके कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए। राम्सगेट विक्टोरिया होटल ने 6 महीने तक एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं किया और 6 महीने के बाद में एक्सेप्टेंस दिया। क्या एक्सेप्टेंस वैलिड है? नहीं, क्योंकि शेयर का एप्लीकेशन ये नियरली 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, मैक्सिमम 30 डेज में एक्सेप्ट होना चाहिए। 6 मंथ्स इज अनरीजनेबल टाइम, जो यहां पे काउंट नहीं किया जाएगा। फिर एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर और ऑफर इज रिवोक्ड। अब ये रिवोकेशन के ऊपर हम आ रहे हैं, तो मैं जरा सा रिवोकेशन के लिए डायग्राम दे दूं जो मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर में समझाया था। अब जो लोगों ने मेरे रेगुलर लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनको ये डायग्राम समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको रादर बोलूंगा कि आप रेगुलर लेक्चर से इसको देखिए, तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आएगा। डायग्राम आपको शायद याद आ रहा होगा, जरा कमेंट्स में बताइए मुझे क्या आपको याद आ रहा है यह डायग्राम, जरा बताइए तो मैं खुश हो जाऊं। थैंक यू सो मच प्रदीप, थैंक यू एवरीवन। केस लॉस बाय नहीं में याद करने बेटा बहुत जरूरी है। चलो बहुत बढ़िया, जितने लोग मुझे यहां रिप्लाई दे रहे हैं मैं बहुत खुश हूं देख के कि सबको ये एग्जाम्पल याद है। इस एग्जाम्पल के ऊपर हमने उतनी ही मेहनत की थी,
ठीक है। सो दिस इज अबाउट कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बहुत सिंपल हमने इसको ड्राफ्ट किया था एग्जाम्पल के तौर पे। वो एक मूवी था मैंने प्यार किया, सलमान खान तो पता है ना आपको, तेरे नाम वाली हेयर स्टाइल, मुंह में सिगरेट, चल रहा है धुआं। और बागेश्री उस वक्त की हीरोइन थी। उन्होंने सुसाइड कर लिया, जैसे अभी कई सारी हीरोइन सुसाइड कर रही है, पर ये सब कॉन्स्पिरेसी है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है महाराष्ट्र में। अब क्या बताऊं, जाने छोड़ो, वो चीज को हम नहीं टच करेंगे अपन मैराथन लेक्चर में, हमको ये काम है। सो भैया ऑफर और एक्सेप्टेंस कैसे, ऑफर कब तक कंप्लीट होगा और एक्सेप्टेंस कब तक कंप्लीट होगा। सिंपल रूल, हीरोइन गाना गाती है, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। हीरोइन ने आई लव यू लिखा, व्हाइट कबूतर के पैर में चिट्ठी दे दी और कबूतर चला गया सलमान खान के पास। ऑफर कब कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ, व्हाइट कबूतर जब सलमान खान के पास पहुंचा तो ऑफर इज कंप्लीट। व्हाइट कबूतर रीचेस सलमान, देन ऑफर विल बी कंप्लीट। फिर सलमान खान को रिप्लाई देना है, उसने ब्लैक कबूतर को पकड़ा, ब्लैक कबूतर के पैर में चिट्ठी बांध दी, आई लव यू 2, आई लव यू 3, आई लव यू 4, और वो भेजा। अब एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ, एक्सेप्टेंस विल कंप्लीट जब ब्लैक कबूतर रीचेस भाग्यश्री, मतलब ये जो सलमान ने ब्लैक कबूतर भेजा है, ये जब भाग्यश्री के पास पहुंच जाएगा, एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा। ऑफर कहां स्टार्ट हुआ, व्हाइट कबूतर जब फ्लाई करेगा, व्हाइट कबूतर यहां से जब फ्लाई करेगा तो ऑफर स्टार्ट होगा। एक्सेप्टेंस कहां स्टार्ट हुआ, ब्लैक कबूतर जहां से फ्लाई करेगा तो एक्सेप्टेंस स्टार्ट होगा। अब सवाल है, आप ऑफर कब तक रिवोक कर सकते हो। तो सेंटेंस है सिंपल, ऑफर कैन बी रिवोक्ड जब तक ब्लैक कबूतर उड़ता नहीं, मतलब जब तक एक्सेप्टेंस स्टार्ट नहीं होता, जब तक ब्लैक कबूतर उड़ता नहीं, जब तक एक्सेप्टेंस स्टार्ट नहीं होता, तब तक आप ऑफर रिवोक कर सकते हो। जब तक ब्लैक कबूतर उड़ता नहीं, आप ऑफर रिवोक कर सकते हो। मतलब बागेश्वरी ने व्हाइट कबूतर बेचा, सलमान ने आई लव यू 2 लिखा और ब्लैक कबूतर उसके हाथ में ही था, अभी तक उसने उड़ाया नहीं है। मतलब जब तक एक्सेप्टेंस उसके कंट्रोल से बाहर नहीं निकलता, तब तक रिवोकेशन पहुंच जाना चाहिए। लेकिन अगर ब्लैक कबूतर उड़ गया तो एक्सेप्टेंस शुरू हो गया। सो ऑफर कैन बी रिवोक्ड जब तक ब्लैक कबूतर उड़ता नहीं। और आप एक्सेप्टेंस, अब सलमान ने आई लव यू 2 लिखा, बाद में सलमान खान को याद आया, यार मेरी तो कितनी गर्लफ्रेंड है, कटरीना है, बीच में वो कटरीना की कार्बन कॉपी आई थी, फिर ऐश्वर्या है, ऐश्वर्या की कार्बन कॉपी आई थी, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड है, मैं भाग्यश्री को हाँ क्यों बोलूं। तो सलमान खान का मूड चेंज हो गया, सलमान खान बोले हाँ मेरे को अब एक्सेप्टेंस रिवोक करना है। तो एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकते हो, जब तक ब्लैक कबूतर पहुंचता नहीं, जब तक आपका ब्लैक कबूतर पहुंचता नहीं। सो सिंपल है, ऑफर शुरू होगा जब व्हाइट कबूतर उड़ेगा, ऑफर खत्म होगा जब व्हाइट कबूतर सलमान खान के पास पहुंचेगा। एक्सेप्टेंस शुरू होगा जब ब्लैक कबूतर उड़ेगा, एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा जब ब्लैक कबूतर बागेश्वरी के पास पहुंचेगा। ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम तक के, दिस पॉइंट ऑफ टाइम तक के आप ऑफर रिवोक कर सकते हो जब तक ब्लैक कबूतर उड़ता नहीं। एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम तक के जब तक ब्लैक कबूतर पहुंचता नहीं। ये चीज को आपने याद रखना है। ये एक मास्टर डायग्राम है और इस समझने के लिए काफी आसान है कि आपको एग्जैक्टली क्या लिखना है। एग्जाम में आप क्या लिखोगे, एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड अनटिल अनलेस, इसके लिए सेंटेंस लिख लो, मैं डिक्टेट करता हूं या मैं लिख के देता हूं, इसको लिख के रखो, ठीक है। लिखो ऑफर कैन बी रिवोक्ड, ये इंग्लिश में, हाँ इसलिए क्योंकि आपको एग्जाम में आप ये तो नहीं लिखोगे ना ब्लैक कबूतर उड़ता नहीं, तो इंग्लिश में लिख लेना क्या सेंटेंस आएगा, इसके साइड में लिखता हूं, इसी का मीनिंग बेस्ट होगा। ऑफर can be revoked unless communication of acceptance is posted। एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड, ये आपको एग्जाम में लिखने के लिए। अनलेस की जगह पे आई विल रादर यूज बेटर वर्ड अंटिल। अंटिल इज वेरी प्रॉपर वर्ड, अंटिल कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस reach।
सिंपल। आप ये सेंटेंस लिख लीजिए, आपके काम में पूरा डायग्राम आएगा। आई होप सो आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया लाइक ठोकिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये याद आ रहा है क्या। बहुत बढ़िया, शानदार। मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा बेटा, लेकिन आई डोंट नो कि यूट्यूब इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं। मेरी तो पूरी कोशिश है। मैंने बोला व्हाइट कबूतर है तो व्हाइट ही है वो, भले ही ब्लू ड्रॉ किया। व्हाइट के ऊपर कैसे व्हाइट ड्रॉ करूंगा, नालायक। डन एवरीबॉडी। सो 650 लोग लगे हुए हैं, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। इनके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स भी हमारे बुक में लिए थे, आप इसको जरा अच्छे तरीके से रेफर करोगे तो ये आपके काम में आएंगे। यहां पे मैंने डिसीजन भी लिखवा के दिए थे सबको, तो ये डायग्राम आपने थोड़ा सा रेफर करना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। अगला कंटेंट है कंसिडरेशन, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहां हमने थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए 5-10 मिनट का, क्योंकि 2 घंटे हुए हैं, इतना भी अपना कैपेसिटी ताकत से नहीं है। तो 2 घंटे हुए, ब्रेक ले लीजिए। अगले 1-1.5 घंटे में आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद में 1-2 घंटे में आपका सेल ऑफ गुड्स, और फिर हम देखेंगे पार्टनरशिप वगैरह आज करना है या कल करना है। ठीक है, सो यहां पे मैं ब्रेक लेता हूं। ठीक है, मैं एक दूसरा लाइव स्ट्रीम क्रिएट करूंगा, अगेन एक दूसरा लाइव स्ट्रीम क्रिएट करूंगा, तो आप बने रहना। किसी को खाना वाना खाना है तो खा लो, बिकॉज आई गेस इट इज 1 o'clock आपका खाना खाने का समय हुआ होगा मैक्सिमम लोगों का, तो खाना खा लीजिए। हम हाफ आवर के बाद में रिज्यूम करेंगे। ठीक है, सो इट इज 1 o'clock राइट नाउ, लेट मी सी। हाँ, 1 बजा है, हम 1:30 बजे वापस रिज्यूम करेंगे। मैं भी खाना खा लेता हूं, मेरा भी खाना खाना बाकी है। सो 1:30 बजे हम वापस रिज्यूम करेंगे और 1:30 बजे से हम वापस कॉन्ट्रैक्ट शुरू करेंगे। फर्स्ट 1.5 घंटे में हमारा कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा, फिर हम नेक्स्ट 1.5-2 घंटे के अंदर सेल ऑफ गुड्स करेंगे। फिर अगर स्टेमिना बचा तो आज पार्टनरशिप करेंगे, या फिर कल पार्टनरशिप कंपनीज और LLP आपका हो जाएगा। सो ब्रेक ले लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट कीजिए वीडियो अपलोड होने के बाद, और लाइक ठोकिए। 984 लाइक्स हुए हैं, मुझे 1000 कंप्लीट कर दीजिए, और 16 लाइक्स की यहां पे हमको जरूरत है। और मैराथन थोड़ा हम स्लो ले रहे हैं। आप बोलोगे सर अभी तक के तो आधा ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मैं जानबूझ के स्लो जा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको बड़े अच्छे समझ में आए, और मैं भी फाउंडेशन का मैराथन फर्स्ट टाइम ले रहा हूं, इसके पहले नहीं लिया, तो मैं कोई भी टाइप का रिस्क नहीं लेना चाहता आपके बेनिफिट के लिए। आई होप सो आप इसको समझ रहे होंगे। क्या बात है, 1040 लाइक, थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, सो मैं लाइव स्ट्रीम बंद कर रहा हूं। लेक्चर अपलोड होने के बाद कमेंट करना ना भूलिएगा, सो जो आने वाले स्टूडेंट इसको देखने वाले उनको एक गाइडलाइन मिले कि क्या ये अच्छा है या नहीं है। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। मैं अभी आता हूं, आधे घंटे में 1:30 बजे शुरू करेंगे। ठीक है, गो फॉर इट।